नमस्कार, 18 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी और प्रियंका। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, ट्रिगर्स हैं जिसे हमें डाइजेस्ट करना है, चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो। लेकिन शुरुआत सीधा अर्निंग सीजन के सबसे बड़े नतीजे जिससे शुरुआत हुई है भारतीय बाजार की क्वार्टर 4 अर्निंग्स की। टीसीएस के रिजल्ट्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे, अनुमान से कमजोर ये नतीजे देखने को मिले। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि नए मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजाइज करना अपने कारोबार को कितना बड़ा चैलेंज होगा। टीसीएस के नतीजों पर सबसे पहले अगर आपको बताया, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की अगर बात करें, मार्जिन की बात करें, अनुमान से कमजोरी हाथ लगी। उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं। इस पर सबसे पहले आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देते हैं और उसके बाद ग्लोबल सेंटिमेंट्स और डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स पर भी विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं टेकअवेज लेकर, और आइए उनसे समझते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स को लेकर सारे के सारे टेकअवेज क्या हैं और ब्रोकरेजेस का नजरिया क्या है। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं। हाय, गुड मॉर्निंग। सो नतीजे जैसे आपने बताया अनुमान से डेफिनेटली कमजोर थे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी इस टाइम काफी कॉशियस आई है। यूएस और बीएफएसआई जो उनका मेन दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उससे लेकर मैनेजमेंट कमेंट्री काफी कॉशियस है। मार्जिन की बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन स्टेडी रहे हैं। 24.5% पर मार्जिन आए हैं कंपनी के फोर्थ क्वार्टर में वर्सेस 24.5% जो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। अनुमान से मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिली इस क्वार्टर में। मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने इस साल FY23 ने $7 to $9 बिलियन की रेंज दी थी ऑर्डर विंस के लिए, और कंपनी ने ऑर्डर विंस की गाइडेंस FY24 के लिए भी मेंटेन करी है। इसके बाद नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.6% का ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन की बात करें तो जैसे मैंने बताया स्टेडी रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और रीअपॉइंटमेंट जो एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए, उस पर भी एक अपडेट आई है। के कृतिवासन जिनको अपॉइंट नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के दौर पर, उनका अपॉइंटमेंट प्रीपोन कर दिया गया है। जो पहले सितंबर में होने वाला था, अब प्रीपोन कर 1 जून कर दिया गया है। सो इसी नतीजों के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन से रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडरवेट की राय बरकरार रखी है। 2700 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि फोर्थ क्वार्टर के नतीजे कमजोर थे। यूएस में वीकनेस के चलते कमजोरी नतीजों में देखने को मिली। उन्होंने अपने रेवेन्यू एस्टिमेट, एबिटा एस्टिमेट कट कर दिए हैं। डिमांड विजिबिलिटी अब नजर नहीं आ रही। मैनेजमेंट कमेंट्री काफी कॉशियस है और उनका मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर FY24 के नतीजे कमजोर रहेंगे और उसी के चलते पूरे साल FY24 में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने इक्वल वेट की राय बरकरार रखी है। 3350 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि नियर टर्म विजिबिलिटी काफी कमजोर दिख रही है। फोर्थ क्वार्टर के नतीजे कमजोर थे, लेकिन कॉमेंट्री देखे तो क्लैरिटी नहीं है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की। उन्होंने भी ईपीएस एस्टिमेट्स घटा दिए हैं, 1 से 2% से ईपीएस एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं। इसके अलावा लास्ट में जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। 3500 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। फोर्थ क्वार्टर ऑल अराउंड मिस था। ऑर्डर बुकिंग स्लो थे। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ऑर्डर बुकिंग्स में 11.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। $10 बिलियन एस्टिमेट से अच्छे आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी डिक्लाइन है। हेडकाउंट एडिशन में कमजोरी देखने को मिली पूरे FY23 में, और टीसीएस मार्जिन्स भी काफी कमजोर थे। तो ऑल इन ऑल नतीजे कमजोर है और ब्रोकरेजेस से भी यही राय आती हुई नजर आ रही है। राइट आशीषा, म्यूटेड नंबर्स की एक्सपेक्टेशन खैर हम प्रीव्यू में पहले भी बता रहे थे, तो नंबर्स तो हर फ्रंट पे कमजोर आए। शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी और ब्रोकरेज का व्यू भी बताने के लिए। चलिए, ये तो डोमेस्टिक फ्रंट पे बड़ा इवेंट था जिसे हमने कवर किया, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो बड़े इवेंट्स थे जिस पर नजर बाजार की थी वो था यूएस का सीपीआई फिगर। यूएस का सीपीआई फिगर आया, अनुमान से कम बढ़कर आया, लेकिन बाजार को किस बात की चिंता है? अगर आप देखें तो डाउ और नास्डैक दोनों पे कल आप ये ट्रेजेक्टरी क्लियरली देख रहे हैं कि हम नीचे की तरफ, लेकिन वहां इकोनॉमिस्ट मानते हैं भले ही पीक ऑफ द इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और उस लॉन्ग वे में रिसेशन के वरीज बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं। हालांकि डॉलर में जरूर उछाल देखने को मिला क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लेशन, डिमांड ये सारी इंपैक्टेड होती है, वहां पर जरूर बढ़त देखने को मिली, लेकिन बाजार इस वक्त बड़ा
क्या आय कर रहे हैं। संतोष राव भी हमारे साथ न्यूयॉर्क से बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, एक तरह से तो ये इट वाज अ गुड सेट ऑफ न्यूज, लेकिन ऑफ कोर्स शायद ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। बाजार को अब किस बात का डर है, क्योंकि गोल पोस्ट तो क्लियरली चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब गोल पोस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, अब गोल पोस्ट है कि रिसेशन होगा, हार्ड लैंडिंग होगी, माइल्ड रिसेशन होगा। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द मार्केट्स राइट नाउ? Yes, I think the biggest positive मेरे हिसाब से तो कि it gave enough reason to say कि soft landing होने वाली है. There is, in fact, the Fed said that they expect inflation to come down as we go down the year, but recession is definitely their base case is that there is going to be recession. वो पहले नहीं बताए थे, वो बोले थे कि slow होने वाला है, but recession I think was not used as much. But वो तो होने वाला है, but the market expected that. The whole issue was कि the market thinks कि it's going to go beyond that. It's going to be mild, and towards the later part of the year and early next year, things are going to pick up. I think that's what the multiples were saying, 18 times forward, and earnings estimates were saying. But I think now the market people are convinced कि earnings estimates नीचे आने वाले हैं, multiples compress होने वाले हैं. So there is more downside than upside, and that's why the market is selling off. संतोष, तो ये अगर जब इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं तो कैलकुलेशन इस चीज़ की भी बिठानी चाहिए कि अब इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, क्या उसी स्पीड से बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे। आपका इस पे टेक क्या है? Yeah, definitely. I think interest rates is the key thing. तो ये जो May 3rd meeting है, वहाँ पे 25 basis points is already baked in. The big issue is क्या सेकेंड हाफ में रेट्स कम होंगे, शायद कट करेंगे फेड, वो तो दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ. वो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कटिंग. they'll stay there at 5.1%. उनका टारगेट था चेयरमैन पावल का, and he's going to be there. He's going to stay there for longer and wait and see. The lag effects of all the raises have not been felt yet. Well, that's the big thing. And the curve is very inverted. The job market is pretty resilient. So I think all these things point. I think bank earnings are going to be important starting this Friday. देखना है कि is there a credit crunch? Is there a credit squeeze right now? Are the bank loans dropping? Are the things slowing down? वो सब देखने को मिलेगा. अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है सब कुछ, but I think down the road the market is expecting कि based on the commentary and based on all the few companies that have reported कि things are going to slow down. कितना slow down? The base case for S&P 500. The consensus is $220 a share. मेरे हिसाब से तो at least 5% down will bring it to 210. 5% multiple compression will bring it down to 17. So you're looking at 3,500 as a high and 3,200. A 10% revision of the earnings will bring it down to around 3,000. So I think that's the whole issue. 10 to 15% downside from here, based on the projections and what people are saying, what the estimates are saying of the companies. तो earnings recession तो होने वाला है, वो देखना है कितना deep होगा. मॉर्निंग, ये तो बात आपने सही कही कि बैंकिंग के अर्निंग्स जो आने वाले हैं इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्च मंथ अगर देखें बैंकिंग क्राइसिस जो कि एक बड़ा चैलेंज दिखा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो एक परेशानी का सबब बना था. लेकिन नाउ दैट वी हैव द इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस, यूएस सीपीआई के डेटा भी आ चुके हैं और फेड के मिनट्स भी आ गए हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज कुछ हद तक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, अर्निंग सीजन सामने खड़ा है. तो आने वाले पूरे एक महीने के लिए, या मे भी ये कह सकते हैं कि आने वाली कुछ महीनों के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मार्केट्स कैसे ये चैलेंजेस को डाइजेस्ट करेंगे आपके हिसाब से? वही देखना पड़ेगा. आई थिंक द बिगेस्ट इश्यू इज रेंट इन्फ्लेशन. द शेल्टर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, दो मॉडरेट हो रहा है. आई थिंक दैट्स वेयर वहां पे फेड की नजर है. दैट नीड्स टू कम डाउन. इवन दो द इकोनॉमी ओवरऑल इज फाइन, द लेबर मार्केट इज स्टिल गुड, but wage increases are very moderate. But I think overall, I think that if you look at the complete overall picture, I think things are stable, but he's not going to cut rates. He's going to stay there and see कि lag effects आएंगे क्या. तो वही अब देखना पड़ेगा. I think next 2 weeks are going to be very critical leading up to May 3rd, barring any, plus like Warren Buffett said today, there's still a banking crisis looming. अगर वैसा कुछ हो गया, any idiosyncratic event like Silicon Valley Bank or any other event, corporate real estate market is also very shaky right now. So agar wo sab kuch hua unforeseen, so I think the Fed will reconsider. He said he's data driven, so wo sab dekhenge, but abhi tak to lag raha hai ki he's going to stay there for longer and wait and see what happens. So I think a lot depends on that.
we'll wait and see. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको समय दिया, ये क्रिटिकल टाइम है, बहुत अच्छे से आपने हमको सारी बातें समझाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। 4 अहम ट्रिगर में से 2 बड़े ट्रिगर्स हमने आपके सामने एनालिसिस के तौर पर रख दिया। फर्स्ट इज टीसीएस के नंबर्स थे जो कि कमज़ोर हैं हर फ्रंट पे, प्रॉफिट पे, मार्जिन्स पे, गाइडेंस पे, कंपनी की अप्रोच पे। तो ये पहला पॉइंट था जो अपने आप इन 4 विंडोज़ में देख पा रहे हैं। दूसरा बड़ा अहम था कि महंगाई से राहत तो है लेकिन मंदी की चिंता है। जब उन्होंने कहा कि साल के अंत में मंदी आएगी तो बाजार थोड़ा घबरा गया। हालांकि मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो इतना ज़्यादा घबराए वगैरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो कम से कम 200 पॉइंट आप टूटते हुए देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी को। अभी सिर्फ 10-12 पॉइंट ही है, बट फिर भी महंगाई के हटाए मामला, लेकिन मंदी की चिंता है। तीसरा, इन्फोसिस के आज शाम को नंबर आएंगे तो उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी होगी। बॉडी लैंग्वेज से, डाटा से, अप्रोच से ऐसा लगता है कि इन्फोसिस अच्छे नंबर दिखा सकता है टीसीएस के मुकाबले। यूएस में जो गिरावट आई है वो एसजीएक्स निफ्टी को हल्के से नुकसान के साथ रखे हुए। ये 4 अहम ट्रिगर है। अब हम घरेलू ट्रिगर की तरफ लौटते हैं। मानसी ने सारे ट्रिगर्स को कंपाइल किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। मानसी। बिल्कुल, तो क्लियरली घरेलू बाजार के लिए एक तो ट्रंकेटेड वीक है, आज वीकली एक्सपायरी है, तो क्लियरली वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड होगी ही। और इस वॉलेटिलिटी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से आग में घी डालने का काम विदेशी बाजार से संकेत कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी को भी देखेंगे, क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि भारतीय बाजार के लिए एक म्यूटेड स्टार्ट जरूर दिख सकता है। हालांकि भारतीय बाजार पिछले 2 हफ्तों से चल भी गए हैं, तो क्लियरली एक ब्रीदर एंटिसिपेटेड भी, रैशनल भी होगा अगर ब्रीदर लेते हैं। लेकिन देखना ही होगा कि 17,800 के लेवल्स जो कि कल बाजार ने पार किए, वो लेवल्स पार होकर वहीं पर टिके रहेंगे या फिर यहां से गिरावट का ट्रेंड वापस लौटा हुआ या प्रॉफिट बुकिंग के फेज वापस दिखेंगे। बहरहाल 41,550 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए होंगे जिसे आपको वॉच आउट करना होगा। टीसीएस के नतीजों के ठीक बाद इन्फोसिस के नंबर्स पर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये नंबर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर की दशा दिशा इन नंबर्स के ठीक साथ साथ तय होती हुई दिखेगी। इस हफ्ते निफ्टी के लिए अगर देखेंगे 17,500 से 17,800 के लेवल्स हैं। पूरे हफ्ते 17,500, 600, 700 और 800 के स्तरों को देख चुका है निफ्टी और इसके ठीक बाद इन लेवल्स को टिकाए रखना निफ्टी के लिए एक चैलेंज या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप मार्क साबित होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवर द वीकेंड शनिवार के दिन एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आने वाले, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं वो आने वाले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार के दिन बाजार पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जिसे भारतीय बाजार डाइजेस्ट करते हुए दिखेंगे। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग की अगर बात करें बढ़कर 34% ये देखने को मिली है। रिटेलर्स हर तेजी पर धीरे धीरे मुनाफा वसूल कर रहे हैं। वो ये इस हफ्ते की शुरुआत से ही हम इनफैक्ट आपको एडवाइस भी कर रहे हैं क्योंकि बाजार ओवरबॉट सिचुएशन में है और इस ओवरबॉट सिचुएशन का फायदा भी उठाना चाहिए। तो हर तेजी पर थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय यहाँ पर मिल रही है और इस राय को अब भी यहाँ पर बरकरार रखना चाहिए। साथ साथ ट्रेडर स्क्रीन भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल जाएगा ताकि आप देख सके कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एफएनओ की पोजीशनिंग क्या है और साथ ही इस वक्त ट्रेंड क्या बनता हुआ दिख रहा है। रिटेल की लॉन्ग पोजीशन 58% से घटी है, ये घटकर 51% पर जाती हुई दिखी है। 7 दिन से शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड अब भी बरकरार है। एफएनओ की पोजीशनिंग की अगर बात करें डीआईएस ने हाथ जरूर पीछे लिया है लेकिन एफआईएस की तरफ से कैश में बड़ी खरीदारी के डेटा यहां पर आते हुए दिखे। इस पर विस्तार से डिम्पी थोड़ी देर में हमें सारी एनालिसिस बताएंगे। लेकिन 17,500 पर बाजार जो है वो मजबूत बेस बना चुका है। इस बेस को टिकाए रखना और 17,800 तक रहना भारतीय बाजार के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा 17,800 के लेवल्स को बचा कर रखना क्योंकि कल इस लेवल को, इस मार्क को छू गया है। अब यहां से ज्यादा तेजी है अगर होती है तो एक माइलस्टोन होगा और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो भी रैशनल होगी क्योंकि बाजार इतना चले हैं। बैंक निफ्टी के लिए 41,200 के लेवल्स को वॉच आउट कीजिएगा। मेटल आईटी में उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। आईटी के लिए क्लियर कट इंडिकेशंस क्योंकि अर्निंग सीजन है और मेटल्स के अपने ही सारे ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल और ग्लोबल कनेक्ट है जिसके चलते मेटल स्टॉक्स पर एक इंपैक्ट आता दिख सकता है। अर्निंग से ठीक पहले हर सेक्टर हर पॉकेट पर नजर होनी चाहिए। लेकिन एफआईएस की पोजीशनिंग डिम्पी आप बताइए, खरीदारी एफआईएस ने कैश मार्केट में किया, डीआईएस की तरफ से भले ही छोटे क्वांटम में लेकिन बिकवाली का ट्रेंड है, क्या कहेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन? देखिए वीकली एक्सपायरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। किरण इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण अभी हम आपके पास आ रहे हैं। प्रियंका आपसे सवाल पूछेगी कि आपको क्या सोचा आपकी मार्केट की। मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे ले रहा हूँ, थोड़ा पहले एफ एंड ओ का डाटा रख देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर आप कुल मिला के पोजिशंस देख रहे हैं मेरे से, अगर आप पूछे डाटा के अंदर और ये कनेक्शन क्या है, ना ही टीसीएस का इम्पैक्ट आएगा ना ही यूएस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। दोनों के दोनों मार्केट पहले से समझता था। हमने तो कल इतना वर्ड खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि बॉडी लैंग्वेज तक बता रही है कि टीसीएस के नंबर खराब आने वाले हैं।
आप अभी आशीषा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा नंबर्स खराब आए हैं। यूएस इन्फ्लेशन का कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन जो अलग से निकल के आई है मंदी वाला, वो इंपैक्ट थोड़ा सा कैलकुलेट हो रहा है। वो कैलकुलेट भी क्या हो रहा है, एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए सिर्फ 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मार्केट का डाटा काफी स्ट्रांग है, और मैंने कई बार आपको बताया कि जो चर्निंग ऑफ अ हैंड्स हुई है रिटेल से जो एफआईज की तरफ आए वो काफी स्ट्रांग है। एक एक करके नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। -0.3% का निफ्टी में कल ओपन इंटरेस्ट घटा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट हल्के हाथ से हो रही है बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार ऑलरेडी इतना लाइट है। शॉर्ट्स कैसे करोगे, शॉर्ट्स तो कवर हो चुके हैं, बहुत हद तक कवर हो चुके हैं, तो और कितनी शॉर्ट कवरिंग लेके आओगे। ये जो -0.3, -2, -8 ये यही बता रहा है कि सिस्टम में बहुत सब शॉर्ट्स नहीं है। जो डरने घबराने वाले थे शॉर्ट्स वो जा चुके हैं, इसलिए एफआईज की होल्डिंग 9 से 34 हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर होता ही नहीं। आइए बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी के अंदर भी -3% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, और कल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 41,500 के ऊपर हुई है। कल दिन भर मशक्कत करने के बाद क्लोज उसने 41,500 ऊपर किया है, ये अच्छा साइन है। प्रीमियम्स ठीक ठाक है, इतने बुरे भी नहीं है, इतने कम भी नहीं हुए। हाँ, पहले से श्रिंक हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 17,800, 850 और 18,000 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। 700-600 बाजार नहीं तोड़ेगा। 700 का डाटा भी काफी इंटरेस्टिंग है ऑप्शंस का। कल अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शंस के अंदर वो राइटिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है बकायदा। ठीक है, आते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब 42,000 की तरफ आपकी नजर जा सकती है। 41,400, 200 नहीं टूटना चाहिए। आ जाते हैं आगे पुट कॉल रेशियो वगैरह पे कि वो क्या कह रही है। पुट कॉल रेशियो ये अलाउ करती है कि अभी भी आपका बुल्स ग्रिप काफी स्ट्रांग है। अगर एक दो चीजें और खराब भी आ जाती है तब भी मार्केट को डर और घबराहट नहीं होगी, क्योंकि बुल्स काफी स्ट्रांग पोजीशंस लेके मार्केट के अंदर बैठे हैं। झटका आएगा, एब्जॉर्ब कर जाएंगे। आते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, कल ये करीब 2% बढ़ा है। ये कुछ खास अहमियत नहीं रखता। यहां पर आके वॉलेटिलिटी इंडेक्स न्यूट्रल हो जाएगा, ना ही आपके पक्ष में ना ही आपके ये अगेंस्ट में है। ये बिल्कुल न्यूट्रल, आपको जो करना सो करो, लेकिन मर्यादा में करो, ये जरूर कहता है आपको विक्स। और ये मर्यादा कहने का मतलब है कि सिर्फ 200 पॉइंट की निफ्टी की है, इससे ऊपर कुछ नहीं करने देगा आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स, नहीं तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। आ जाते हैं कल एफआईज ने कल क्या किया। देखिए रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगता है कल का सेशन पूरा, बस नंबर थोड़े थोड़े कम हो गए हैं। एफआईज की कैश में बड़ी पोजीशंस आई हैं एडजस्टमेंट्स की वजह से, लेकिन अदरवाइज देखेंगे तो नंबर ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। एक चीज इंटरेस्टिंग हमको दिखी है, वह 1673 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कल उन्होंने खरीदारी की है। आप बार बार इंडेक्स फ्यूचर्स की बात बोल रहे हैं, 17,800 पे आ गए, हम 600 पे आ गए, 700 पे आ गए। एफआईज तो खरीद रहे हैं, वो तो 17,800 पे भी बाय कर रहे हैं। ये डाटा उनका इंडिकेट कर रहा है। कल रिटेल ने क्या किया, कल फ्यूचर्स को बेचा है, कुछ हद तक कॉल्स भी बेची हैं। एफआईज ने कल फ्यूचर्स को और खरीदा है, कल और खरीदा एफआईज ने फ्यूचर्स को, और उन्होंने कल थोड़ी बहुत कॉल्स बेची हैं, इसलिए मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज भी हो जाए। ऑप्शंस का डाटा जैसे मैं आपको बता रहा था, 17,700 की कॉल में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसका मतलब 17,700, 600 पक्का रेजिस्टेंस है, जो हमने अभी आपको लेवल्स के तौर पर भी बता दिया। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 41,500 के पुट के अंदर बिकवाली हो रही है, इसलिए जो कल मार्केट ने अचीव किया, अगर आज नहीं खोता तो अब ये शॉर्ट कवरिंग और चलेगी। भले छुट्टी ले आइए, इन्फोसिस के नंबर अगर शाम को ठीक आ गए तो फिर आप मंडे को इसका रिएक्शन पॉजिटिव भी देख सकते हैं। रही बात एफआईज की और इन रिटेल्स की लॉन्ग होल्डिंग की, तो एफआईज देखिए हर ऊपरी स्तर पर माल बेच रहा है, थोड़ा घबराता है, इसलिए वो 58% से 51% कर चुका है अपनी होल्डिंग। लेकिन रिटेल की होल्डिंग 9% इस अप्रैल महीने की शुरुआत में हुई थी, और अभी करीब 34% हुई है। ये ओवरबॉट कब होगा एफआईज ओवरबॉट होगा 50 के ऊपर आके, 50 तक इसका शुरू में अभी भी 15% एफआईज और माल खरीद सकते हैं। 2 शेयर एफ&ओ बैन में चले गए हैं। पहला है डेल्टा कॉप जो कल भी बैन में था, दूसरा नया शेयर आया है वो है बलरामपुर चीनी, तो ये शेयर बैन में है। अब प्रियंका से हम कनेक्ट करते हैं, प्रियंका किरण जी के साथ कनेक्ट करके आपको आज के लेवल्स और आज के ट्रेड आपको बता देंगे। प्रियंका कह रहा है कि रिटेल ऊपर से बेच रहा है, आपने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, लेकिन एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन अब 35 to 65% रह गई, जहां 9% यानी लॉन्ग्स बना रहे हैं एफआईज यहां पर। अब समझ लेते हैं कि अगर इस बुलिश सेंटिमेंट में अगर एफआईज की लॉन्ग बाइंग साथ दे रही है तो क्या रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा चैलेंज होगा बाजार के लिए। प्रशांत है हमारे साथ और किरण जानी भी है। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। प्रशांत, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी आज की एफआईज की? अगर लॉन्ग बाइंग को देखें तो क्या चेस करना चाहिए? अभी तो खैर एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ही दिखा रहा है, रेजिस्टेंस की भी बात डिम्पी यहाँ कर रहे थे 70,600 700 के लेवल्स पर। क्या आज करेंगे स्ट्रैटेजी, आप क्या रखेंगे इंडेक्स पर? प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, डिम्पी एंड ऑल द पैनलिस्ट, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बात, मैं लॉन्ग्स बनाने के लिए रेजिस्टेंस के करीब कंफर्टेबल नहीं, और शॉर्टिंग का अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आया, तो मेरे लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नो ट्रेड जोन में, बट लेवल्स डेफिनेटली कहना चाहूंगा। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो कल हम जहां क्लोज हुए थे करीबन 17,870 के लेवल को मान के चलेंगे,
तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 17,775 17,775 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा कल की प्राइस के हिसाब से। और जो पोजिशनल मेक और ब्रेक लेवल होगा वो होगा 17,680 680। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसके नीचे क्लोज हो जाती है शायद हम फिर से उस चैनल के अंदर आके फिर से एक बेयर ग्रिड में आएंगे। और दूसरी बात, ये जो रैली आई है इस पे वॉल्यूम ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, तो वो एक चीज इंडिकेशन ऑफ कॉशन होगा। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो कल जैसे कि निफ्टी का हम करीबन 41,500 के ऊपर फ्यूचर्स में क्लोज हुई 41,650 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीबन होना चाहिए 41,400 41,400, यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। और जो एक पोजिशनल लेवल मेक और ब्रेक लेवल डाउन साइड पे होगा वो होगा 41,250 41,250 से लेके 41,200। इसके नीचे हम क्लोज होते तो फिर से जैसे मैंने निफ्टी के चैनल के लेवल दिए थे वैसे हम बैंक निफ्टी के भी चैनल के अंदर आएंगे और ये ब्रेकआउट एक फेल्ड ब्रेकआउट होगा। तो इन दोनों लेवल्स की तरफ ध्यान रखना होगा। अपसाइड कैप्ड है तो मेरी सलाह होगी कि अगर कोई भी लॉन्ग्स हो इंट्राडे आपको अपॉर्चुनिटी मिले बात ठीक है, बट मैं ओवरनाइट लॉन्ग्स इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं। मन है इस वक्त प्रशांत का, ना बेचने के भी मौके इस वक्त बनते हुए दिख रहा है। जाहिर सी बात है, कल भी इनफैक्ट हम आपको ये बता रहे थे कि हर प्रॉफिट पर एक पार्ट प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें क्योंकि मार्केट चल चुका है। तो यहाँ से और ज़्यादा चलेगा कि नहीं ये कहना भी रिस्की है, और गिरावट आएगी कि नहीं ये तो हम पिछले 2 हफ्ते से देख ही रहे हैं कि हर दिन मार्केट जो है नए लेवल्स को टच कर रहा है। तो वॉच लिस्ट में रखेंगे प्रशांत इस वक्त इंडेक्स को। कल भी हम बता रहे थे इंडेक्स नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रशांत विल कम बैक टू यू फॉर योर ट्रेडिंग आइडियाज ऑल्सो, लेकिन इस बीच किरण भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग किरण, क्या बना रहे हैं स्ट्रैटेजी आज मार्केट्स में आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओवरऑल अगर हम डेरिवेटिव का डेटा और एफआईआई का डेटा मिक्स करके देखें तो कहीं ना कहीं इंडेक्स के ऊपर एफआईआई 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए कल। इंडेक्स फ्यूचर की मैं बात करूं और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स कवरिंग हुए हैं। सो कहीं ना कहीं जो 2 दिन से हम रैली देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग रैली हम कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एफआईआई का कैश नंबर देखोगे तो वहां पे भी करीबन लास्ट 10 दिन से कंटिन्यूस बाइंग हो रही है। सो एफआईआई का टर्न अभी भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर टेक्निकल बात करें तो जिस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों लोअर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक ब्रेकआउट है, लेकिन वहां पे भी अगर आप देखोगे तो जो लो टाइम फ्रेम चार्ट है वहां पे वो भी ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये करंट लेवल के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं है डेफिनेटली। दूसरी तरफ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक गैप रेजिस्टेंस के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे हैं। सो मैक्सिमम अपसाइड यहाँ से हम देख सकते हैं 17,800 850 के आसपास, लेकिन वहां से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी शॉर्ट, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी कॉशियस। आप 17,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए अपनी लॉन्ग पोजीशन का। अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर 17,700 ब्रेक होता है, जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हम पुट साइड के ऊपर देख रहे हैं। पुट का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो कल 17,700 में 2,12,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, उसमें से इनफैक्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस भी हुए। तो कहीं ना कहीं 17,700 वुड बी द लेवल जो आज हमें देखना रहेगा। अगर वो लेवल टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आने वाले वीक में देख सकते हैं। तो वी आर ऑन कॉशियस नोट। 17,700 ब्रेक करने के बाद वी कैन गो शॉर्ट ऑन निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,800 प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो हमने देखा था कि पिछले टाइम काफी अच्छा एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अब वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 41,800 के आसपास। अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो वहां पे भी 80,000 लॉट कहीं ना कहीं ओपन है कॉल साइड के ऊपर। और अगर आप पुट साइड देखोगे तो 41,500 के आसपास 1,47,000 लॉट ओपन है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है आइदर साइड। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक हमारा स्टांस जो वो वेट एंड वॉच रहेगा। आपको अगर फ्रेश कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग करने हैं तो 41,800 के ऊपर ही करो। अगर वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तो चांसेस है 41,500 ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 41,000 40,800 के आसपास। सो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल हमें देखना है वो 41,500 का है। जब तक वो लेवल होल्ड है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। जैसे ही वो ब्रेक करता है यू कैन गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी एज वेल। ठीक है, तो ये लेवल्स आ गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब सौमित को अपने साथ जोड़ते हैं। त्रिमूर्ति शेयर का समय भी हो गया है और उनसे फटाफट से समझ लेते हैं आज के त्रिमूर्ति शेयर कौन से हैं। सौमित गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। सबसे पहले तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एमडी और सीईओ है संजय अग्रवाल, उनको एक्सटेंशन मिल गया है आरबीआई की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि 3 साल का एक्सटेंशन मिला। अब इंडसइंड बैंक में जब 2 साल का एक्सटेंशन आया था तब स्ट्रीट को कंसर्न था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी
ऐसा हो सकता है, बट 3 साल का एक्सटेंशन दिया है आरबीआई ने, और की मैन रिस्क ज़्यादा था यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तो वो अब मिटिगेट हो चुका है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है कि आगे चल के ये स्टॉक अब री रेट हो सकता है। दूसरा स्टॉक फोकस में है वो इंडिया मार्ट इंटरमेश है, क्योंकि एक डबल अपग्रेड देखने को मिला है फॉरेन ब्रोकिंग फर्म बैंक ऑफ अमेरिका से। बाय रेटिंग हो चुका है, पहले ये रेटिंग अंडर परफॉर्म का था। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया गया है 6390 पे, पहले का टारगेट प्राइस था 2860। अब ब्रोकरेज ये कह रहे हैं कि जो करंट रिस्क रिवॉर्ड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल है इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए। फ्री कैश फ्लो जनरेशन बढ़ेंगे कंपनी के लिए, आगे चल के ग्रोथ स्टेबल होगा और मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की जो एबिटा है वो 28% कैगर पे ग्रो कर सकती है FY23 से लेके FY26 तक। और आखिर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि एक डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पहले तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो गिर चुका है, $5.2 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा था ये कल, अब ये गिर के करीब $3.7 पे आ चुका है। और अपने 2023 पीक से अगर आप देखेंगे तो करीब 75% का फॉल देखने मिला है। उसी के साथ ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है अपने रीसेंट लोस अराउंड $75 प्रति बैरल के आसपास से करीब $87 प्रति बैरल तक चढ़ चुका है। तो अब क्रूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके कारण जो मार्केटिंग मार्जिन्स है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वो कम हो जाती है, और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कम होने से जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो कम हो जाती है। तो डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केस में। और राइट सुमित, तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी हिट होंगे और मार्केटिंग मार्जिन्स भी हिट होंगे, शायद इसीलिए आप कल रिलायंस को देख रहे थे कि डेज लो पर भी बंद हुआ। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्पेसेस को हम तक बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। इन्हें इंडिविजुअली डिस्कस भी करें, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। प्रशांत बताएं आज कौन से स्पेसिफिक बेट्स हैं जिस पर आप बेट कर रहे हैं? जी प्रियंका, एक क्विक अपडेट दूंगा। जब हम सोमवार को मिले थे तब मैंने 3 ट्रेड शेयर किए थे। एक था हिंडाल्को, टारगेट 419 हिट हो चुका है। नेक्स्ट था IGL, टारगेट 490, कल का हाई 485 बना। और जो थर्ड, काफी लोग पूछते हैं आप एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बाय क्यों बोलते हो, तो मेरा थर्ड पिक था बाय BEL अबाउ 101.5। ये पूरे हफ्ते में अभी तक 101.5 का लेवल नहीं आया है, तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 टारगेट हिट्स और 1 ट्रेड अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। जहां तक आज की बात है, एक मेरा पोजिशनल पिक होगा। मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में यहाँ पे थोड़े मिड एंड स्मॉल कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, तो वो होगा ट्रेड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 57 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट मेरा होगा 77 का। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा GNFC, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 525 और मेरा टारगेट होगा 585 का। चाहे कुछ भी कहें, आप एक लेवल पर बाय या सेल क्यों देते हैं, लेकिन वो आपकी स्टाइल है, आपकी स्ट्रैटेजी जरूर मेंटेन कीजिएगा। चलिए 2 कॉल्स खरीदारी की, GNFC के स्टॉक प्राइस में भी खरीदारी की राय, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर। किरण, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, क्या स्टाइल है आपकी? कॉल ऑफ द डे के साथ शुरुआत कीजिएगा, कौन से सेगमेंट से जिस पर फोकस है? Yes, so overall, I also agree with जी के जिस तरह से लेवल्स होते हैं एज पर टेक्निकल एनालिस्ट हमको लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और लेवल काफी टाइम काफी अच्छी तरह से काम भी करते हैं। सो हमारे दोनों कॉल है वो करंट मार्केट प्राइस से ही है। जीके सीमेंट पहला का स्टॉक है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं 2950 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था। कल हमने देखा 2950 के ऊपर स्टॉक सस्टेन था। मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो जेके सीमेंट हम 29 बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, सॉरी, विल कम बैक टू यू, पर TCS के सीधा आपको नंबर्स पर और अपडेट देते हैं। मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कुछ डाल में। This quarter's revenue, it has come in significantly better than most of the other geographies, very well. In Europe, we called out last time that we are seeing change in stance and customers are being proactive. We see a large, a significant number of 50 million plus deals coming in from Europe this quarter, right? And hopefully that trend continues. But North America, things changed relatively from what we expected would be just a temporary one into what we saw into February and March. Caused a lot of macro uncertainty and client being a bit risk averse, reflecting into what happened. And we can link it to the financial volatility in the banking system causing it. So near term, there seems to be bit of concerns, but what gives us confidence is on the long term picture, the deal wins which we have had, and that's the dichotomy that while in the near term clients in some cases have either hit the pause button in terms of stopping some discretionary projects, pausing them, or not starting projects which are not critical.
but they are still investing into deals which will help them do longer term transformation ones, deals which will help them optimize cost, or some things which will help them focus on getting faster ROIs. And that is reflecting on our order book, a 10 billion order book, 5 billion coming in from US. BFSI, where there is a lot of concern, we are getting a 3 billion order book. Our typical one is between 2 to 2.5 billion. There also it's 3 billion. So I think in the medium to long term, things will be well. Define the near term for us, and will things get slightly more volatile before they get better? I'm talking about near term, next 2 quarters, FY24 specifically. That's the uncertainty, and we'll have to play it out as it comes. Our focus will be staying close to the customer, staying relevant, and as it plays out. And we are going by what we have seen in the near term in UK. So our expectation is based on that what played out in UK for us, and we see parts of it playing out in Europe. Gets played out in Europe completely, and then in US also. Also, what we have seen is customers have a tendency of there's an immediate impact which comes in, and then they have to rely on technology in some form to get their agendas also. So if they want to take cost takeout in a recessionary scenario, that becomes the biggest imperative one. They'll usually fall back on technology, and that's where we are optimistic that that should play out going forward as well. So I'll prompt you for a number. When we spoke to NGS last time, he said, look, there is a probability, not a possibility. There is a probability and a possibility of a double-digit growth. Looks like if you're starting the quarter on this kind of a sticky wicket, a double-digit growth for FY24 will be an aspirational number. It will not be a realistic number. Our aspiration will remain double-digit. Given uncertainty, too difficult to call out how it plays out. Can I read it between lines? Don't read between lines. I'm saying it as it is, that our aspiration and focus will be to get to double digit. Let's see how it plays out. Okay. एक साल पहले we were talking attrition. Now we are talking about reduction in headcount. A lot has changed, and this kind of volatility is rare in a business like IT, which has a structural tailwind, which is at the curve of a multi-year cloud implementation. 2021, we were talking about moonlighting. Now everyone is saying that forget moon, the sun is also not shining. So what do you want me to say? I want to understand how are you managing this entire flux which has come? See, I think we have been doing it for now 5 decades, so we actually know how to operate this very, very well, looking into all the dimensions of how we need to operate effectively and efficiently, where we need to invest, when we need to invest, how do we basically bring in 30,000 people in the first half of the last year so that we basically go through this kind of things, in a way which is actually, least impact our financials in a negative manner. So, some of these things actually come together so beautifully. Contractor costs, subcontractor costs coming down, visa things are getting up, so we are able to send people and basically also keep them happy in the process. Obviously, business priority is there, but people also are equally important, and they get the opportunity to basically have global assignments. And then, internal optimization. How does that happen? How do we basically deal more with the same, and how do we bring in more automation? All of these things, technology also plays a significant role in driving these optimization decisions along the way. And the demand or the hiring demand does not only depend on business demand, it depends on all the internal factors which I just talked about. And that's how we are able to manage last 2 quarters with 821 and minus 2,500 last 2 quarters, and still able to show the double-digit growth for the year. Will you be honoring all your commitments in terms of the offers which you've rolled out? Because some of your peers are in double mind. They're delaying offers, they're delaying hiring, even at campus. Would you be honoring everything? We have honored all the offers, and our people will have already, most of them are already onboarded, some of them are getting onboarded as we speak. And for next year, we already, like I said, we have already had offers of about 46,000 for the campus. And so it's a pipeline which is building for next year as well. So attrition is not a worry.
तो ये TCS के मैनेजमेंट ही थे और हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालवे आपस में चर्चा करते हुए और जो वहाँ से टेक अवेज आ रहा है वो बकायदा हम हिंदी में आपके सामने लिख भी रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खुद मैनेजमेंट कह रहा है कि हाँ थोड़े एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बट हम लगातार कोशिश जारी अपनी रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मयूरेश जोशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही किरण जानी तो हमारे साथ बने हुए हैं। किरण की ट्रेडिंग कॉल्स रह गए। किरण अभी आपके हम ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं, एक बार मयूरेश से एक बार TCS का टेक ले लें। मयूरेश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखिए दो नेचर से देखिए आप IT के लिए चैलेंजेस हैं, ये एक्सेप्ट करके उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और लेके आए हैं सिस्टम में। उन्होंने कोई गोल मोल जवाब नहीं दिया कि देखिए नहीं है ठीक है आप ऐसे बोल रहे हो हम ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हाँ चैलेंजेस है हम पार कर लेंगे, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, ऐसा कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए कभी चैलेंजेस ही ना आए हो, है ना। तो आपको ऐसा ट्रस्ट है कि भारत की IT कंपनी इतनी सक्षम है कि चैलेंजेस को हरा देगी और वापस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। थोड़ा साइकिल 1 साल की बजाय बस अब 3 साल हो गया, फर्क कितना है? मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक बट दो चीजें आई थिंक जो साइकिल एलोंगेट होता है अर्निंग्स रिकवरी का, इसको मार्केट्स ने जो डी रेटिंग दी है काफी IT स्टॉक्स को, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्स्ट एलिमेंट्स जो प्राइस के हिसाब से है वो शायद प्राइस में अभी कैप्चर हो चुकी है। दूसरा आप ये देखें कि जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी नतीजों को लेके, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हो, एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस हो, उससे थोड़ा बाजार निराश हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से भी थोड़े नंबर्स कम आए हैं। सेकेंडली आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ का, वो शायद मुश्किल लग रही है इन अ पीरियोडिसिटी जब US मार्केट से एक स्लोडाउन फेज से जाएगा और BFSI जैसी स्पेसेस, रिटेल जैसी स्पेसेस आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स कोई भी IT कंपनी के लिए इंक्लूडिंग TCS। फोर्थ, वैल्यूएशन स्टैकअप अगर मैं करूं डिप्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू इट्स मीन एवरेजेस प्री कोविड काल में भी, तो काफी लार्ज कैप IT कंपनीज की वैल्यूएशंस हैव कम डाउन बिलो दोस एवरेजेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सारांश में ये कहना है कि आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स को लेके वो शायद प्राइस में आ चुकी है। शायद रिजल्ट्स के मद्देनजर नीजक रिएक्शन स्टॉक में जरूर देखने मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक टाइम करेक्शन में स्टॉक्स बिल्कुल निकल जाएंगे। रिकवरी मार्केट्स उम्मीद कर रहा है कि सेकंड हाफ विच प्रोबेबली मींस थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स शायद थोड़ी विजिबल हो IT कंपनीज में, बट तब तक मुझे लगता है IT कंपनी स्पेशली लार्ज कैप्स एक अच्छे खासे टाइम करेक्शन में जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मिड कैप IT कंपनीज है वहां पे वैल्यूएशन में एक अच्छी खासी करेक्शन देखी नहीं है, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट अगर मिड कैप IT में आएगी तो आई थिंक जोरदार करेक्शन वहां ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो आपने 2 हिस्सों में जवाब इसका दिया। पहला, मिड कैप IT कंपनीज अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत बढ़ती है तो वहाँ पे करेक्शन ज़्यादा होगी, सीवियर होगी। दूसरी बात, ये जो बड़ी कंपनियाँ, पक्की कंपनियाँ, TCS, इन्फोसिस जैसी 2 बड़ी दिग्गज कंपनियाँ, इसमें टाइम वाइज जो करेक्शन आ रही है ये समय अनुसार पूरा हो सकता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पे आना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है IT के अंदर अभी समय ट्रेड करना है, शॉर्ट करना होता है वो अलग बात है। आगे बढ़ते, अब जरा किरण जी से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। किरण सर, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स। सो जेके सीमेंट हमने डिस्कस किया था, तो जेके सीमेंट हम लॉन्ग करके जाएंगे 2970 के आसपास की सेटलमेंट ही हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3030 हमारा टारगेट रहेगा, 2944 एज अ स्टॉप लॉस हम जेके सीमेंट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो गुजरात अल्कली के। गुजरात अल्कली हमने देखा था कि 900 प्राइस से कंटिन्यूसली करेक्शन फेज में था, 500 के आसपास उसने अच्छा एक खासा बेस बनाया है। अब डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें कल देखने को मिला था। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से निकल के आप बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो गुजरात अल्कली 630 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 660 हमारा टारगेट रहेगा एंड 614 एज अ स्टॉप लॉस हम गुजरात अल्कली के अंदर मेंटेन करेंगे। तो जेके सीमेंट एंड गुजरात अल्कली बोथ आर द बाय कॉल्स। ये किरण की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन मयूरेश विल कम बैक टू यू। और जहां हम IT सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, बैंकिंग प्लेस को भी डिस्कस करना होगा क्योंकि HDFC बैंक के नतीजे ओवर द वीकेंड आने वाले हैं। और इन नतीजों से ठीक पहले अगर बैंकिंग सेक्टर के अनुमान की बात करें, हम लगातार 2 हफ्तों से बैंकिंग दिग्गज कंपनियों के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। SBI का मैनेजमेंट भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहा था और साथ ही कल हमने एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट MD और CEO से भी बातचीत की। एक चीज़ जो कॉमन निकल कर आ रही है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और यहाँ कंसर्न दिख सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट्स और असेट क्वालिटी के फ्रंट पर पॉजिटिविटी के आसार हैं। कैसे देखा जाए बैंकिंग सेक्टर को मयूरेश?
आई थिंक जो डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग हो रही है पिछले कई हफ्तों से एज द आरबीआई इज हाइकिंग इट्स इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी, वो साफ दर्शा रहा है कि जो निम्स का एक एक्सपेंशनरी मोड था वहां पे यानी वो थम सकते हैं एंड थोड़े कंसोलिडेट होंगे एट द करंट लेवल्स। अगर आप काफी बैंक मैनेजमेंट्स को सुने होंगे इन द लास्ट क्वार्टर गॉन बाय, आई थिंक ऑल ऑफ देम कंसेंसस यही था कि शायद निम्स कंसोलिडेट हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से भाग के चल रहा है। दूसरा, आई थिंक जो अपडेट्स आए काफी बैंक्स के एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर हैव बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। एडवांसेस ग्रोथ हैव बीन वेरी वेरी रीजनेबल। डिपॉजिट ग्रोथ में भी बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा इज एन एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट स्पेस में एचडीएफसी बैंक इवन विद अ हाई बेस, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक ने एक डिसेंट शो पोस्ट किया है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि क्या अगले वित्त वर्ष में अगर एक जेन्युइन स्लोडाउन आती है, क्या वहां पे एक दिक्कत हो सकती है सिस्टम के लिए एज अ होल। बट इंडियन इकोसिस्टम, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक व्हाट यू आर लुकिंग एट द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट लायबिलिटी मिसमैच, वो शायद हमारे कॉन्टेक्स्ट में इतना अपैरेंट या प्रोफाउंड नहीं है, और इसलिए आई थिंक अ लार्ज हिट will probably not happen, जो शायद मार्केट भाप रहा है, probably getting indicated through prices as well. Second, I think with the kind of inflationary fall जो हमने देखी है, and fingers crossed अगर एल नीनो नहीं होता है, जो IMD का फोरकास्ट सही बैठता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सिस्टम से फ्लो थ्रू होगी। डिपॉजिट ग्रोथ्स हैव सीन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन, और इसलिए आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ शुड आल्सो सी रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ, यानी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हैं वो भी स्टेबल होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक एक थोड़ी ट्रेजरी हिट जरूर आएगी मानसी फॉर दिस क्वार्टर, क्योंकि जो हमने यील्ड मूवमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एचटीएम पोर्टफोलियोज हैं या एएफएस पोर्टफोलियोज हैं बैंक्स के, जो जीसेट होल्डिंग्स रहती है, वहां पे एक थोड़ी मार्जिनल हिट आ सकती है जो कंसोल नंबर्स को थोड़ी पुल डाउन कर सकती है। पर मुझे लगता है आई थिंक आवर सिस्टम इज बेटर प्लेस्ड, सिलेक्टिव रहे, बैंक्स कैन डू रियली वेल ओवर द नेक्स्ट 2 बैंक्स कैन डू वेरी वेल, और एस्टिमेशन है कि बैंक्स के नंबर्स, फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे आने चाहिए जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है मयूरेश, आपसे आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस बीच पैनल पर हमारे साथ कुणाल बोथरा भी बन गए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं। कुणाल, कोई रेजिस्टेंस है क्या बाजार पर? 17,600, 17,700, आपको लग रहा है ऐसा कोई रेजिस्टेंस? 17,800 एक रेजिस्टेंस था जो पुराना सपोर्ट था, बट मेरे अनुमान से अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो रिस्क ऑन मोड आ चुका है मार्केट में वापस से, और जब रिस्क ऑन, तो मैं सारे एसेट क्लासेस देख रहा था, बिटकॉइन $30,000 क्रॉस कर चुका है, गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। बहुत रेयर होता है जब हम सारे एसेट क्लासेस को एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में देखते हैं। उस लिहाज में जब ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो एक पिट स्टॉप बन जाते हैं मार्केट्स के लिए, वो हर्डल नहीं बनते मार्केट्स के लिए, तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज ले लेता है और उसके बाद में वापस उस हर्डल को क्रॉस कर लेता है, बिकॉज ये जो रिस्क ऑन मोड होता है मार्केट्स में, जब एसेट क्लासेस में कंटिन्यू होते हैं तो बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी रैली आती है। फिलहाल तो हमने जिस रिकवरी देखी है अभी तक, बाजार में अगर आप पोल भी कर लो तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी तक स्ट्रांगली इंप्रूव नहीं हुआ है, लोग अभी भी कन्विक्शन में नहीं है कि लॉन्ग ज़्यादा इनिशिएट करे कि नहीं, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि मेजर शॉर्ट कवरिंग तो अभी तक हुई भी नहीं है और सेंटिमेंट पॉजिटिव होना अभी भी बाकी है। तो अभी भी हम आई थिंक स्टार्टिंग फेज में ही है रैली के, हो सकता है यहाँ पे हम कुछ एक दिन कंसोलिडेट करें, हो सकता है कि 100-200 पॉइंट एक रिट्रेस कर जाए निफ्टी में, बट वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसने भी मिस आउट किया है लॉन्ग्स इनिशिएट करने के लिए इंडेक्स पे। आई मीन 17,700, 17,800 वही मेन था, और आप सही कह रहे हैं, पता भी नहीं चला और देखिए एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 35% हो गई, तो ऐसे में अब बेट्स कहाँ होनी चाहिए, नजर कहाँ रखें? तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर बनते जा रहा है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं मोमेंटम सेक्टर्स में से डीवी स्लैब पिक करूंगा, फार्मा स्टॉक्स में से। कल की मूव के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है डीवी स्लैब में, यहाँ से भी कल 9% अप था, बट मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में और एक 7 to 8% अपमूव आ सकता है डीवी स्लैब में, तो इसमें बाय सजेस्ट करूंगा। 3,300 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, बट उसको रिवाइज भी कर सकते हैं हायर साइड पे। 3144 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रियल एस्टेट में से अनंतराज इंडस्ट्रीज, जिस पर मैं पहले भी बुलिश था, 140 की टारगेट थी, वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं स्टॉक में, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से भी और ज़्यादा अपसाइड ओपन अप हो सकता है। 52 वीक हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मल्टी ईयर हाइज पे भी है, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 155 का फ्रेश टारगेट, स्टॉप लॉस 135। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के स्टॉक्स बताने के लिए। अनंतराज आपका 155 के टारगेट के लिए है, 135 का एक स्टॉप लॉस भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपका इंतजार कर रही है, वमाक्षी मेरे साथ जुड़ चुकी है। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सन फार्मा के साथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नियर टर्म रिस्क नज़र आता है अर्निंग्स पर। कुछ ऐसे की प्रोडक्ट कैटलिस्ट नज़र आते हैं मीडियम टर्म पर। हलोल का जो इंपोर्ट अलर्ट का इम्पैक्ट है और कॉन्सॉर्ट कंसोलिडेशन के चलते EPS अनुमान उन्होंने घटाया है और इनका मानना है कि मगर ये पार्शली ऑफसेट हो सकता है नए लॉन्चेस के चलते। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है 1170 का कर दिया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी फोकस में है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है करंट एनवायरनमेंट में। मोमेंटम स्टडी है, कंपटीशन भी स्टेबल है और उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है करंट एनवायरनमेंट में। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 6390 प्रति शेयर का। आइशन मोटर्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि मार्केट ये स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। 22% का EPS कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 23 से लेकर 26 तक और इनफैक्ट आयशर अपने हिस्टोरिकल मीन एवरेजेस के मुकाबले कम ट्रेड कर रहा है। आयशर हालांकि EV डिसरप्शन से इसको पीयर के मुकाबले इम्पैक्ट कम हो सकता है और उनके जो मार्जिन डायनामिक्स है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो 650 cc का जो मिक्स है वो सुधरता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट की है कवरेज आयशर मोटर्स पर खरीदारी की राय के साथ। लक्ष्य दिया है 3360 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे ऑयल सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, वो IOC को प्रेफर करते हैं मगर उन्होंने HPCL को डाउनग्रेड किया है अंडरवेट की राय पर। इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है, 254 से घटाकर 220 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है HPCL के लिए। ONGC और ऑयल इंडिया इनके टॉप पिक्स है सेक्टर में। ONGC के लिए टारगेट प्राइस है 218 प्रति शेयर और ऑयल इंडिया के लिए टारगेट प्राइस है 339 प्रति शेयर का। एक बिनाइन एनर्जी प्राइस एनवायरनमेंट और सुधरते डोमेस्टिक डिमांड ये सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए। ओके वामाक्षी, थैंक यू ये सारे ब्रोकरेजेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली हमारे पास 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो कि मेजरली फार्मा, डिफेंसिव, इंडिया मार्ट इंटरमेश यानी कि कैटलॉग, रिटेल और साथ ही आयशर मोटर्स पर स्टॉक स्पेसिफिक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी ब्रोकरेजेस और सारे के सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान में किरण इंडिया मार्ट इंटरमेश का स्टॉक आ रहा है। बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट भी है, कल भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3.5-4% तक के आप कल भी दिखा रहा था ये स्टॉक और अब बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में तो काफी बोल्ड टारगेट्स इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए सुझाए गए हैं। कल की क्लोजिंग आप देखिए 5331 पर रही और बोफा सिक्योरिटीज का माना है कि 6390 तक के लेवल्स ये छू सकता है। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए इंडिया मार्ट के। तो इंडिया मार्ट के ऊपर एक अपडेट भी है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था स्टॉक 5000 के आसपास, हमने रिकमेंड भी किया था कि जब तक ये 5000 के ऊपर 4900 का स्टॉप लॉस रख के आप एक पोजिशनल बाई कर सकते हो। 5800 तक के टारगेट्स हम इंडिया मार्ट के ऊपर देख सकते हैं। रिसेंटली अब रैली स्टार्ट हो गई है। उसका मेन जो ब्रेकआउट लेवल था वो 5000 के आसपास का था, जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद हम देख रहे हैं। साथ ही साथ उसका नेक्स्ट जो पीवट पॉइंट था वो 5200 का था। कल हमने देखा वो 5200 को भी क्लियर करके स्टॉक 5300 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर और वॉल्यूम वाइज आप देखोगे तो सुपर सेटअप लग रहा है हमें। सो कोई भी डिप आता है डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 5100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। एंड एज एन ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो 5190 का स्टॉप लॉस यानी कि 5200 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जा सकते हो। अगर आप 2 से 3 महीना होल्ड कर सकते हो स्टॉक तो वी आर स्टिल होल्डिंग आवर सेम टारगेट प्राइस 5800 के आसपास आप इंडिया मार्ट को देख सकते हो। तो वी आर क्वाइट बुलिश एंड वी हैव रिकमेंडेड इट लास्ट वीक ओनली। ठीक है, आपने लास्ट वीक रिकमेंडेशन दिया था, देन इट्स अ ग्रेट कॉल किरण, मस्ट कंग्रेचुलेट यू। कल भी एक अच्छी मूव थी और अब भी आप इसमें अपसाइड देख रहे हैं। मयूरेश, जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आयशर मोटर्स पर भी लगी, क्योंकि आयशर मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसने लगातार परफॉर्म किया है। इनकी रॉयल इनफील्ड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल है और ऑफ कोर्स हायर सेल्स हर क्वार्टर में, हर मंथ में ही देखने को मिली है। लेकिन अब बड़े ट्रिगर्स जो गोल्डमैन सैक्स को देखते हैं वो कहते हैं कि बाजार तो शायद कम मौके आंक रहा है और बड़े अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अवेलेबल है। और उन्होंने 2026 तक की FY 26 की एस्टिमेशन में भी EPS CAGR की जो ग्रोथ है वो अच्छी बताई है। EV स्पेस भी काफी इनके लिए इनकरेजिंग रहेगा। आप आयशर मोटर्स पर क्या व्यू बनाते हैं और आपका क्या पोजिशनल टारगेट है? So morning Priyanka. Morning. नहीं, I think encouraging है both in terms of the new launch that they've done और जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ नए लॉन्च को लेके हो रही है।
काफी आई थिंक एनकरेजिंग साइन देती है ओवरऑल वॉल्यूम्स के देखे। जो ओवरऑल मिक्स है कंपनी के 650 सीसी एंड अबव, और जो आई थिंक मिक्स ये डिवर्सिफाई कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी गैप है विद इन द टू व्हीलर स्पेस बिटवीन दैट 250 एंड 450 सीसी इंजन बाइक्स। ये कहीं ना कहीं आई थिंक a few of their competitors are trying to fill in। हमने बजाज को देखा ही है, is trying to come through in this space as well, but TVS Motor is probably also trying to get a few of these platforms into this space itself। but I think जो एक Eicher Motors का दबदबा है वो शायद कंटिन्यू हो। दूसरा आई थिंक जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं इनके, दे आर होल्डिंग अप प्रीटी वेल। एक्सपेक्टेशन यही है इवन इफ यू प्रोबेबली गो थ्रू अ स्लो डाउन ना कहीं वॉल्यूम रिकवरी सेकंड हाफ से काफी अपेरेंट हो जाएगी। तीसरा आई थिंक जो स्पेयर्स वाला बिजनेस है ऑलमोस्ट 10 to 12% ओवरऑल बैलेंस शीट का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शील्डिंग स्पेयर्स और पार्ट्स के बिजनेसेस से भी आता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ईवी एलिमेंट एंड एंगल एज वेल, यहाँ पे जितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं मुझे लगता है आई थिंक दे आर इन द राइट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसलिए आई थिंक जो अर्निंग्स का एक तड़का है या जो मोमेंटम है ये शायद बरकरार रहे आइशर मोटर्स के साथ। ऑन द कमर्शियल पार्ट थोड़ी एक स्लो डाउन देखने मिल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जितने एमिशन नॉर्म्स थे शायद प्री बाइंग मोस्टली हो चुकी है, शायद ये तिमाही में भी थोड़ी प्री बाइंग हो। कमर्शियल व्हीकल पार्ट ऑल्सो शुड होल्ड अप। तो अगर हम कंसोल बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक आइशर मोटर्स का मोमेंटम है सेकंड हाफ में बरकरार रहने की पूरी चेष्टा है। तो ये स्टॉक बिल्कुल मोमेंटम में है। ओके ठीक है, तो आइशर मोटर्स में मोमेंटम में है। थोड़ी देर पहले इंडिया मार्ट के बारे में चर्चा हो रही थी, वही सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले घूम फिर के 2-3 दिन पहले हम सब आपके सामने रख ही रहे थे। खुश बोरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुश, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंडेक्स पे एक व्यू पॉइंट चाहिए। अब हम 17,800 पे हैं, कुछ ट्रिगर मार्केट के अंदर आ भी रहे हैं, और दूसरा आपकी ट्रेडिंग कॉल सर। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए मोमेंटम तो है, बट जिस तरीके के हमने पिछले 7 से 8 सेशंस में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, और आज वीकली एक्सपायरी है, और लॉन्ग वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो हो सकता है कि हल्का सा पॉज लगे, बट कहीं भी रैली में ये नहीं लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे शायद थमेंगे या रैली ओवर हो रही है। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर अ डे और टू, लेकिन जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग पुट बेस हर दिन हम ऊपरी लेवल्स पे बनते हुए देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट जोन्स जो है ये बहुत ही पास में है। तो कोई भी आपको डिप मिलता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसे यूज करें। जो सपोर्ट जोन्स हैं ये ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। निफ्टी पे 17,700 एक बहुत ही क्लोज सपोर्ट जोन है, फिर 17,500 का है। रेजिस्टेंस पहला 18,000 और 18,200 के पास आ रहा है। तो आपको सपोर्ट जोन के पास मिले तब आप बिल्कुल बाय करके चलें। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर व्यू, 41,200 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चले 41,800 एंड 42,200 के टारगेट्स के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ी पोजीशन लाइट करना चाहें देन इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया, लेकिन बाय ऑन डिप्स करके चलें। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 पिक्स हैं मेरे, दोनों ही बाय साइड पे हैं। एक एफएनओ स्टॉक है, एक कैश स्टॉक है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है, बना हुआ था, लेकिन कल का जो हमने इसका मूव देखा, ये जो इसके 880 890 के जो लेवल्स थे मार्जिनली ही सही बट उनके ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छा वॉल्यूम बैक मूव था। तो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। 910 के टारगेट के लिए बाय करें, 880 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ऑटो एंसिलरीज में हमने अच्छा खासा मूव देखा है। इस स्टॉक ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बट दैट इज ओनली अप अंटिल नाउ। अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके जो स्टॉक ने एक रिबाउंड दिया है, उसमें कल हमने इसके की एवरेजेस जो है उसके ऊपर, और 2600 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है उसके भी ऊपर स्टॉक को क्लोज होते हुए देखा। सो मेरे हिसाब से ये जो मूव है ये भी कंटिन्यू रह सकता है। 2690 के टारगेट के लिए बाय करें, 2590 ये जो है ये आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बाय ऑन डिप्स ये है लार्जर सेंटिमेंट, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन 1 या 2 सेशंस में दिख सकता है क्योंकि बाजार चल चुका है। आज वीकली एक्सपायरी है और ट्रंकेटेड वीक क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे कुछ। लेकिन इसके अलावा जहां कई सारे नतीजों के आने की शुरुआत हो चुकी है, आईटी सेक्टर, बैंकिंग प्लेस फोकस में है। कैश सेगमेंट का ही जिक्र किया, आपके ट्रेडिंग आइडियाज में भी कैश सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स थे। तो एक और स्टॉक जो कि कल आपने नतीजे पेश कर रहा था, आनंद राठी वेल्थ, काफी अच्छे पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स
क्वार्टर 4 में कंपनी ने पोस्ट किए। कंपनी के मुनाफे में करीब 23% की बढ़ोतरी दिखी। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी अच्छा खासा सुधार रहा और कल ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट हाफ में स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ तक जाते जाते स्टॉक में ऑलमोस्ट 2.5-3% के मूव्स थे। तो आज ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है आनंद राठी के स्टॉक को और ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। जी हाँ, बिल्कुल मानसी। और देखिए, स्टॉक में जो एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली चल रही थी, उसमें 820 का जो लेवल है, ये कॉन्स्टेंटली मैं कहूँ एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। एंड इनफैक्ट फॉर द लास्ट गुड 10-15 सेशंस 820 का जो लेवल है, इसको ये मीनिंगफुली नहीं क्रॉस कर पाया था। तो इसको क्रॉस करने के लिए जो इसे पुश चाहिए था, वो रिजल्ट्स के बतौर इसे मिल चुका है। तो वॉल्यूम भी अच्छा था और जो हमने मूव देखा है, ये नॉट ओनली 820 के ऊपर गया, इनफैक्ट कंफर्टेबली उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। सो ये कपल ऑफ ट्रिगर्स हैं टेक्निकली, एंड जिस तरह से आप रिजल्ट्स के हिसाब से बता रहे हैं, दिस कुड एक्ट इन द फेवर ऑफ दिस स्टॉक। अब यहाँ से जो इसका अपसाइड है, ये इमीडिएटली आपको 845 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए मिलेगा। पोजिशनली होल्ड करें तो 875 के टारगेट्स भी। और राइट कोश, विल कम बैक टू यू। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी न्यूज है वो है आईटी नंबर से टीसीएस नंबर्स, और एक बार फिर से आपको टीसीएस हेडक्वार्टर्स लेके चलते हैं। निकुंज बात कर रहे हैं। Our hope is this will be different. Why? As I said, like during the GFC time, like digital technology, digital transformation was just coming of age, and the importance and relevance or centrality of technology was not as high as it is today. Today, every industry thinks technology is a game changer for them. New products and services are being introduced based on the technology available. So they have to fall back on technology to achieve growth again. So those things give us a confidence that this time, once the uncertainty is over, people will look at deploying new technology for furthering their growth. This actually will be an enabler for future growth. This will actually enable them to get out of the situation they are in. That's our going in position. And just the crisis is with a handful of regional banks. Do you have a direct business with them? And if the crisis is only limited this time to small regional banks, then what is the uncertainty about? Our exposure to regional banks is very marginal, and it's not significant. The confidence that we have is also coming from the fact that there is it is not a chain reaction that's happening, right? Unlike the GFC crisis, when something went wrong, there are several banks got impacted. Whereas in the current situation, it seemed to have been isolated to two, one in the US and one in the Europe, and they have been largely contained with a tremendous amount of government support on either side, right? Our government interventions, which were very timely, right? Thirdly, I think the order book that we have got this quarter, 3.1 billion from financial services, doesn't seem to correlate to that, right? In the sense that most of them feel that these are projects that need to be executed, right? And it's also one lumpy deal we've got. At the same time, several small to medium-sized deals, which augurs well for our execution on a quick and timely basis. Thirdly, I think we have built the capacity, we have trained the people, and as Rajesh pointed out, the time is right for doing some of those operating model interventions in terms of getting down the contingent labor down, right, and improving our own utilization, all of that thing, right. I think these two is what we'll have to do in the short term, right, and continue to look at the pipeline that we have, which is again quite good, quite robust, and convert those pipeline into deals as quickly as we can. Sanjay, I distinctly remember last time when we met, my question was phrased on the following thought. Was there a probability or a possibility of a double-digit growth? And you emphasized on the word possibility. So looking at the start of this year, the word possibility of a double-digit growth is completely out. I think it is a possibility still. Still a possibility. I would say it's a possibility, because our exit rate is good, our deal pipeline is good, our order book looks good. Customers feel that let's spend wisely, there is some deferment, no large scale cancellations. When I put all these things together, I think it should augur well for our growth. But then, we have to wait and see what happens in the next 6 to 8 weeks, right? And it's also an election year,
in many parts of the world, right? So we'll have to see how these two things play out in the next 1 or 2 months. But if I look at what we have as order book, what we have as pipeline, what we have as capacity, and the challenges on the supply side abated, I mean, if I juggle all of these things, the possibility is there. So, Rajesh, if I connect the dots here, your opening remark, Kriti's confidence that this is going to be a short-lived volatile patch, NGS's comment that there is a possibility of a double-digit growth. Can I say that while it will be difficult for you to pinpoint the accuracy in terms of whether recovery will happen, you are reasonably confident that this is just a small passing phase? This is not like any kind of a structural decline, or you need to revisit your earlier assessments? Absolutely. Absolutely, we believe so. And it's not just hope. So if you look at it, we are very confident about the ongoing strength in UK, and both our momentum as well as the deal flow that we have seen. UK is on a good wicket. Europe, we hope that it has bottomed out and should start turning. And Europe has been sequentially slowing, so it's been a drag. And even if it flatlines, it will actually start improving the impact from a company perspective. And there is an opportunity for that to start improving. US, as I said, we don't see structural challenges there. We are like, even if a technical recession actually happens, there is enough resilience in that economy. The clients that we see, we don't see many weak clients, and therefore that should also give us. So there, the timing issue is there. So it's more of a timing rather than a structural problem, and we are executing on that belief and doing everything that it takes to position us for that. So, Kriti, next quarter when we meet, would TCS be in a position to give us a better clarity? 6 to 8 weeks, what NGS just said. Yeah, we will give you all the information we have, and we will give you our impression. I don't know whether that would be, you can call it better clarity. Like we are hoping that there will be less volatility, and maybe there will be greater understanding of what's going to happen. I've read through 5 brokerage notes in the morning, and folks who've been tracking you for years now, all of them are raising a red flag or underlining the word slowdown. Do you think everybody is overemphasizing on the quarter gone by and the current quarter? That's not the right way of looking at things. See, the way we look at it, that's all I can talk about. The way we look at it is like last quarter there was a certain amount of uncertainty. There was some projects were deferred, and if you look at the long term, we believe there is enough demand for technology over a medium to long term. There would be the uncertainty will weather off for a period of time, and like the way it happened during the COVID, like the first couple of months, everyone was in shock. After that, they realized this initial concern dies down. People will get back to the old ways, where they, as I mentioned, that the technology is going to give them the competitive advantage. They will come back to spending on technology or investing on technology. Rajesh has been kind enough to extend a coffee invitation to lunch invitation. That's why we'll have chat about what he's planning to do. But I will not do my, karma and dharma as a journalist if I don't ask the CEO designate. That is there a restructuring happening in TCS? That's what we understand at various vertical levels. Actually, like I've been answering this question so many times. Okay, like restructuring is not our priority. There's nothing happening. You want to deny it, you can deny it. Our priority is going to be talking to the customers, talking to our associates, finding out what needs to be done. If we need to do some tweaks, we will do a tweak. So it's not, restructuring is not top of mind. Okay. Rajesh, so the invitation from coffee has got extended to lunch now is what I understand. Lunch, dinner, बहुत ही NGS, I go back, I may sound slightly repetitive this one, but what the idea of today's chat is to perhaps get this communication right, that how is 2023 slowdown different from the previous cycles? I'm being repetitive with this one, but that part I think needs some addressment, because what markets are doing is that they're doing parallel between the Brexit time and GFC crisis and blowing things out of proportion. At least that's my understanding. I think they are different as we see it, and I think I explained it, because we don't see a chain reaction. You don't see a chain reaction? I don't see a chain reaction, and I think we have learned to enjoy uncertainty. Yeah.
I think we have got enough offerings, enough work to do in the near term, which will augur well for our medium to long term growth. Rajesh, 2021, you came out and you said that you are mega excited about a multi-year cloud architecture which is at play, and this is a multi-year cycle, and next 2-3 quarters the numbers were absolutely out of the park. Any reason to believe that whole thesis could get challenged? No. If you look at how it has played out last 2 years, we have been in the mid-teens growth, 15%, close to 14% this year. And that's a lot of it has come out of cloud being one of the major drivers of that growth. When we look at our customers, the cloud agenda continues. We had called out a few quarters back that this year is likely to be a year of execution focus on the cloud side. There was a lot of excitement. There was a lot of energy that had gone in. The business cases we still believe is true. The roadmap is very secure, but the extent of investment and focus on execution that was required was not there in the beginning, whereas that will be where the play will be, and that actually is good news for us. So while you're seeing the froth coming off on incremental cloud sales from a hyperscaler perspective, but for service providers like us, it's actually now comes the heavy lift, and therefore the demand side from a cloud continues very strongly for us. So last question, and I'm going to quote one of your media interactions. You said 2023 will be about repair. It will be about implementation. It will be about getting the margins back in order. But that comment was made when the US problem was not there. That problem was made when the macro in the regional US banks was not there. So what changes in that statement of intent, which you made in December? I would still say that the execution focus remains the same. It is about consolidation, it is about repair. I spoke about the operating model, that we are too leveraged on contingent labor. That a cost implication, it also has a delivery and a customer experience implication. So those repairs need to be done. There is a lot of work that needs to happen, and an operating model, many things that we are experimenting with needs to be scaled up. So that continues. The uncertainty on the revenue will flow through, and we need to make sure that that headwind is dealt with appropriately. But we don't need to jump into it immediately. We can afford to wait and let it develop a bit before we take any active stance on it. Well, Kriti, once again, congratulations on your appointment. Must say that you'll have to get used to, dealing with press every quarter now. Not that it's something new to you, but that's a different world. NGS, always a pleasure. I look forward to interacting with you next quarter. And Rajesh, it's the last time we're speaking to you in this formal capacity, but you've been a great supporter of FITI now, a personal friend, one of the young leaders who's inspired me always when I want to look at things and team management. And, TCS shareholders, they should be mighty excited under your tenure. It had a commanding premium, best margins. So thank you for all that. And I'm going to be personally missing you a lot from next quarter. Kind of, Nikunj, and same here. We'll miss this intensity of interaction, but hopefully we'll convert it into something else. So let's back to the studio. Thank you. तो आप सेम पैनल से इनकमिंग और आउटगोइंग सीईओ दोनों को देख रहे थे, और आप राजेश गोपीनाथन, उनका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स है, और साथ ही मिस्टर कृति वासन जो नए सीईओ जून 1 से होंगे और स्पेशली बीएफएसआई सेगमेंट को हेड करते थे, उनके टेक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के लिए जो आउटलुक बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ की बताई जा रही है, लेकिन अभी कॉशियस व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इस बीच हमारे सारे पैनल बहुत पेशेंटली हमारे साथ वेट किया, थैंक यू सो मच। अब मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट, उसकी बारी है, और विरल बेरीवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विरल, मॉर्निंग। काफी इंटरेस्टिंग पिक है आपकी। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, आपके रैशनल भी समझ आ रहे थे। डोमेस्टिक मार्केट में तो आपको ओलंपिक फार्मा पसंद आ रहा है, यूएस मार्केट के भी ट्रिगर्स आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज गिव अस मोर ब्रीफ ऑन दिस। एलेम्बिक फार्मा एक टर्न अराउंड स्टोरी है। उन्होंने जो नए यूनिट का केपेक्स किया है, लगभग 2700 करोड़ केपेक्स कर चुके हैं, और अभी तक उसका रेवेन्यू आया नहीं है। तो अगले 2 साल में वो रेवेन्यू आएगा। दूसरा, हमारा जो थीसिस है कि यूएस मार्केट लास्ट 5 साल से खराब कर रहा है, काफी प्राइसिंग प्रेशर हुए हैं और काफी सारे नए फैसिलिटीज को अप्रूवल्स मिले हैं। तो वो भी अभी जो नंबर ऑफ अप्रूवल्स है वो
कम हो रहा है। अमोंग मिड कैप फार्मा एलेंबिक के पास सबसे ज्यादा ANDA फाइलिंग है, लगभग 248 फाइलिंग है और लगभग 178 अप्रूवल्स है। तो बहुत बड़ा फाइलिंग पाइपलाइन है। तो इतना बड़ा फाइलिंग पाइपलाइन है तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ चलेगा। एंड इसकी वजह से जो उनका जो 200 मिलियन का US रेवेन्यू है वो लगभग 300 मिलियन हो जाएगा। लास्टली वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं, मतलब पीक से 50% से भी नीचे है स्टॉक। तो मे बी FY25 बेसिस पे अगर आप देखें तो EV EBITDA में 8 टाइम्स है एंड PE में भी 14-15 टाइम्स है। तो इसलिए फर्स्ट पिक हमारा आज का एलेंबिक फार्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये स्टॉक्स बनाने के लिए। वैसे भी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एकाएक अच्छी बाइंग भी मिल रही है, इसमें स्टॉक सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कई शेयर ऐसे होंगे जो भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे, कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स भी दे सकते हैं। इसलिए फार्मा के नाम पर सभी शेयर एक जैसे नहीं चलेंगे, आपको स्पेसिफिक होना होगा। विरल कह रहे हैं कि एलेंबिक फार्मा ठीक है, 700 तक का टारगेट आप रख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्शन स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ रही है, आपको बताएंगे एक्शन स्टॉक्स। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने संजय अग्रवाल की नियुक्ति वापस से कर दी है MD और CEO पद के लिए अगले 3 साल के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है बैंक के लिए, आज यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आज फोकस में रहेंगी। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और जो टारगेट देख रहे हैं वो 6,390 रुपये प्रति शेयर के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। यहाँ पर सिंगापुर GRM में गिरावट हुई है, $5.2 प्रति बैरल से घटकर $3.7 प्रति बैरल हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी बढ़त देखने को मिली है, तो इसका असर आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। आनंद राठी फोकस में रहेगा, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय में 27% की ग्रोथ, मुनाफा 23% बढ़ा है और इसके अलावा कंपनी का कहना है कि FY24 में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। लिस्टिंग के बाद काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है और आने वाले सालों में 20 से 25% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं NTPC की। कंपनी की 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है NCD के जरिए। तो आज ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। और इन सारे के सारे स्टॉक्स में सबसे आगे AU स्मॉल फाइनेंस का जिक्र पूजा ने किया। कुछ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मैनेजमेंट में बदलाव नहीं, मैनेजमेंट में इंटैक्ट रहने की खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है, जो कि बैंक के लिए तो पॉजिटिव है ही। संजय अग्रवाल को MD और CEO पद पर दोबारा नियुक्त किया गया, ये खबर है। 3 साल के लिए ये नियुक्ति की गई है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ही चार्ट्स को अगर देखें अपने पेयर्स के कंपेरिजन में, हम देख रहे हैं वैसे तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये न्यूज़ के चलते क्या ये कह सकते हैं कि एक अपटेक या एक पॉजिटिव बूस्ट स्टॉक को मिलेगा? क्योंकि 580 पर कल ये क्लोज हुआ था, 585 जो है इसके रेजिस्टेंस नजर आते हैं और 575 जो है इसके लिए सपोर्ट नजर आते हैं। जी अमानसी, देखिए ऑलरेडी मुझे लग रहा है स्टॉक एक रिएक्शन दे चुका है। जैसे हम प्री ओपनिंग में देख रहे हैं 630 करीब 9%, 8.5-9% के पास की क्लोजिंग मिल रही है, ओपनिंग मिल रही है रादर। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत से की लेवल्स हैं जिनको ये टेक आउट कर चुका होगा एंड अबाउट आफ्टर 9% जंप क्या और ऊपर जा सकता है? वेल देयर इज रूम बट नॉट टू मच, फिर हम 650 के रेजिस्टेंस के पास आ जाएंगे। सो मैं कहूंगा कि ओपनिंग में इसको फिर चेज ना करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या प्रॉफिट्स बुक करें। 650 के करीब इसका एक और मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, ऑलराइट, 650 के पास इसका मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन इस बीच कल हम एक मूव देख रहे थे, सारी फार्मा कंपनीज पे एक अच्छी खासी मूव थी। डिविस लैब तो खैर हमारे पैनल के रडार पर, कुणाल के रडार पर था, लेकिन उसके अलावा दूसरे और कौन से फार्मा स्टॉक्स हो सकते हैं? क्या लॉरस लैब, ल्यूपिन, इनमें फर्दर एक्शन दिखना चाहिए? बताएं कुछ। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं लॉरस लैब की बात करूं तो बहुत ही लंबे स्लंप से ये उभर रहा है। वॉल्यूम बैक्ड अपमूव देखा है हमने, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑन द अपसाइड। सो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है देन डोंट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक 375 टू 390 के जो लेवल्स है यहाँ तक भी एक छलांग लगा सकता है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल इसे होल्ड करें, राइड करके चलें। फ्रेश पोजीशन हो तो भी एंट्री ले सकते हैं। इन आइदर केस आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 310 का रहेगा पोजिशनली। जैसा मैंने बताया 350 का पहला टारगेट लेके चलिए, 375 के जो लेवल्स हैं ये भी आप स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं।
ओके ठीक है, सिर्फ अब 1.5 मिनट रह गया मार्केट के ओपन होने में और कुल मिला के अगर आज वैसे आप देख रहे हैं तो SGX निफ्टी के हिसाब से मार्केट या तो थोड़ा साइडवेज होगा या हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा डैमेज करेगा ऐसा लगता नहीं है। डाटा को देखकर, न्यूज़ फ्लो को देखकर दो काम करते हैं, ज़रा TCS को दिखा दीजिए ये वो फ्रीज कितने पे हुआ। EU स्मॉल फाइनेंस तो आपने देखा जहाँ पे अच्छी खबर थी 8% है। एक बार TCS को भी चेक करते हैं, स्क्रीन पे देखिए 31 रुपये का नुकसान, 1% का नुकसान है। एथिकली देखा जाए नंबर्स बहुत ख़राब है तो पहले से मार्केट ने डिस्काउंट किया गया था और नंबर वैसे ही आए हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मेरे को लगा नहीं कि गिरावट इसके अंदर आएगी। इसके बदौलत एक बार ज़रा इन्फोसिस जहाँ पे फ्रीज हुआ है ना वो लेवल्स भी आप दिखाओ। अगर किसी को स्वैप करना हो TCS वर्सेस इन्फोसिस में से चुनना हो तो TCS हो सकता है उतना ठीक ना हो, इन्फोसिस में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी समय नहीं है चार्ट दिखाने का, नहीं तो आपको दिखाता मैंने एक अच्छा से ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको मैं क्लियर करके दिखाता, वो आगे हम आपको दिखाएंगे शो के दौरान। लेकिन इन्फोसिस ध्यान रखिएगा, आज अपॉर्चुनिटी वाला एक प्ले हो सकता है इसके अंदर, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को दिखेगा। आते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर, कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं है जो 1% से ऊपर खुल रहा हो। सन फार्मा सबसे ऊपर है 0.5%, इसके अलावा M&M है 0.5%। पहले 5 से 10 शेयरों में आपको ना तो रिलायंस दिखेगा, ना ही HDFC के ट्विंस दिखेंगे, ना ही बजाज के ट्विंस दिखेंगे, ना ही इन्फोसिस TCS दिखेगा। तो इसलिए आज बाजार को संभालने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी शुरुआत में। पहला गिरते समय अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा इन्फोसिस भी करीब 1.25% नीचे, TCS भी करीब 1% नीचे है। देखते हैं आज IT का हल्का प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ TCS की ही वजह से। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा ख़राब नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर IT को एक कॉर्नर कर देता है मार्केट तो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं आएगी। जैसे वही दिख रहा है 945 शेयर बढ़त के साथ है, 350 शेयरों के अंदर करीब डिक्लाइंस है। मार्केट IT को कवर करके छोड़ देगा साइड में और हो सकता है अपने बाजार अपने रेंज को मेंटेन रखें। इंट्राडे के लिए 17,700 बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजिशनल वालों के लिए 17,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाते समय 800 हमने रीगेन कर लिया तो आपका कोई डैमेज नहीं होगा और निफ्टी ने 41,500 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजिंग दे दी तो कोई डैमेज नहीं होगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा और IT को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको इस समय ठीक दिख रहे होंगे। ONGC दिखाइए एक बार, करीब आधे से 0.25% ऊपर है। M&M करीब 0.1% ऊपर है। कोल इंडिया के अंदर मजबूती आई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मेरा कंसर्न ये है कि इन सब में 1% से ज़्यादा का बड़ा मूव नहीं है, तो वेटेज नहीं है फिर परसेंटेज भी नहीं है, तो इसलिए बाजार थोड़ा साइडवेज लैकलस्टर हो जाएगा। आज हो सकता है इन्फोसिस के नंबर्स का बैक टू बैक वेट भी करें। गिरने वाली कैटेगरी के अंदर जो लीडरशिप है वो IT, थोड़ा बहुत कॉम्बो है बैंक्स का भी, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे, इंडसन 3%। कल हमने कम से कम 4 बार मैंने इंडसन बैंक को शॉर्ट करने के बारे में एक्सपर्ट से पूछा था और आपके सामने वो बात रखी थी। आज देखिए इंडसन बैंक के अंदर आपको तेज गिरावट 3% के दिख रही होगी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, विप्रो, ये 5 देश की बड़ी कंपनियां जो हैं वो IT को आज कमज़ोर करी हैं। एक काम कर सकते हैं आप, निफ्टी बैंक की जगह ना निफ्टी IT इंडेक्स भी दिखा दीजिए और साथ में आप निफ्टी को रखिए। लेकिन निफ्टी फिर से 17,800 को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है बट IT इंडेक्स 1.5% नीचे है। तो मार्केट के अंदर सेक्टोरल चर्निंग का मतलब ये है कि IT को कॉर्नर करो और IT के अलावा वाली चीज़ें लेके आओ। ये अलावा वाली चीज़ें क्या है, जैसे आज एनर्जी चलेगा, ऑटो चल रहा है, थोड़ा बहुत FMCG वापस आने के ऊपर कोशिश कर रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस की मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है इससे 13 लाख शेयरों का एक ब्लॉक भी लगा है। ये खबर के साथ बड़ा ब्लॉक लगता है। आप मान लीजिए जिस दिन भी 5 से 8% का कोई शेयर मूवमेंट देता है ना और खबर पहले से पता हो मार्केट को, यानी कि ये आने वाली डेट वेट सब मुकर्रर हो, उसके बाद आप 100% ब्लॉक देखेंगे उसके अंदर लगता हुआ, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इन एनी हाउ लगेगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मिड कैप शेयरों के बारे में आपको प्रियंका बता रहे हैं, फिर मानसी मेहमानों से आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कोर्स जारी रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखेंगे लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन, ये संकेत हमने आपको दिए थे। उस वक्त बाजार की शुरुआत भी वैसी होती है, हालांकि मिड कैप अपने आप को संभाल रहे हो। मिड कैप में अगर आप देखें इंडेक्स में भी बढ़ोतरी के साथ शुरुआत होती दिखी और इसमें टॉप परफॉर्मिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का काउंटर, क्योंकि यहाँ पर संजय अग्रवाल की फिर से नियुक्ति की खबर आई, जिसके ठीक बाद प्री ओपन में ही हमने देखा अच्छी मजबूती
निफ्टी और इस वक्त भी अच्छा एक्शन, करीब 10% की तेजी है स्मॉल फाइनेंस बैंक और अभी 13 लाख शेयरों के सौदे होते हुए, तो क्लियरली बंच ट्रेड्स के चलते स्मॉल फाइनेंस बैंक भी खास तौर से आपकी नजरों में होना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल प्लेस में एस्कॉर्ट्स का काउंटर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर, और एस्कॉर्ट्स के स्टॉक प्राइस में भी ऑलमोस्ट 1.5% 2% तक की तेजी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। मिड कैप मेटल प्लेस को भी अगर आप देखेंगे कुछ हद तक वहां पर भी एक्शन, हिंदुस्तान जिंक का काउंटर देखें अच्छी मजबूती के बीच। लैब और साथ ही डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्टॉक्स डिफेंसिव के तौर पर वापस से कम बैक करते हुए, इनफैक्ट बाजार की तेजी में भी ये स्टॉक्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन अल्केम लैबोरेटरीज के चार्ट्स को देखें अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। अच्छा, BHEL के स्टॉक को जरूर फोकस में रखें क्योंकि BHEL टीटागढ़ वेगन लगातार इनके कंसोर्शियम को कल ही खबर आई थी 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने के ऑर्डर मिलते हुए दिखे, जिसके चलते स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं और BHEL का स्टॉक तो आज भी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। औरो फार्मा, MFSL, ग्लैंड फार्मा, पेट्रोनेट LNG, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे सारे के सारे काउंटर्स हैं। केमिकल प्लेज आज भी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। दीपक नाइट्राइट का स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी। मिड कैप प्लेज में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप परफॉर्मर और इसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही हम देख रहे हैं कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी कामकाज जहां पर बनता हुआ। ओके, तो ये तो मिड कैप और लार्ज कैप पे एक्शन रहा। क्या एक प्रिवेलिंग ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि हमने कल देखा कि फार्मा जो एक्सपोर्टिंग फार्मा कंपनीज थी वहां पर एक अच्छा ट्रेंड दिखा, तो क्या केमिकल और नॉन फार्मा कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उन पर नजर होनी चाहिए? यार मिड कैप में कई सारे काउंटर्स हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। अभी तो फिलहाल जो आपको अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है उसके हिसाब से कुछ काउंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। SRF में भी एक अच्छा एक्शन दिख रहा है और फिर से आपको अल्केम, एबट इंडिया जैसे स्टॉक्स में दिख रहा है एक्शन। केमिकल में SRF, प्रशांत इस पर क्या राय रहेगी? क्या अच्छा लॉन्ग बिल्टअप अभी दिख रहा है? क्या ये ट्रेडिंग मोमेंटम में भी गेन्स में भी कन्वर्ट होगा? जी प्रियंका, डेफिनेटली राय दूंगा, बट उसके साथ एक और स्टॉक जो मेरे रडार में है वो होगा अल्केम ब्लैक। यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान रखिए, मुझे लग रहा है ये 3400 के करीब है, 3450 तक इस में ये जा सकता है। और अल्केम ब्लैक SRF की जहां तक बात है तो हम 2430 2435 के जोन में है, तो यहाँ पे 2440 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा ट्रेल कीजिए। एक बार 2440 के ऊपर 45 के ऊपर जाए तब यहाँ पे डेफिनेटली और मोमेंटम मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन हो वो करीबन 2415 और 20 के बीच एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते। ये तो SRF पे बात रहा। अभी फिलहाल कोई बहुत बड़े रुझान नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ कैन यू चेक सम काउंटर्स फॉर अस प्लीज? इंडो काउंट जैसे काउंटर, गुजरात अंबुजा जैसे काउंटर और रेमंड्स जैसे काउंटर, ये वो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट भी करती हैं। और अभी इस वक्त ट्रेंड जो अगर फार्मा में दिख रहा है एक्सपोर्ट का, तो क्या ये ट्रेंड कहीं ना कहीं कंटिन्यूड दूसरे स्पेसेस में हो सकता है, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट नंबर्स भी आए हैं और अच्छे हैं? रेमंड पर इंडो काउंट या गुजरात अंबुजा, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग दिखता है आपको ट्रेडिंग के लिहाज से? सो प्रियंका, क्विक चेक किया मैंने व्हाइल यू वर मेंशनिंग दीस स्टॉक्स। अब देखिए मूवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने जो की रेजिस्टेंस है उनके पास आके थोड़े से फ्लैट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको एक काउंटर में ट्रेड लेना हो तो मैं कहूँगा रेमंड पे आप बेट कर सकते हैं, वेरी क्लोज टू इट्स 20-डे मूविंग एवरेज, इनफैक्ट जस्ट अबव इट्स 20-डे मूविंग एवरेज। तो स्ट्रेंथ है काउंटर में, थोड़ा सा मार्केट से सपोर्ट मिलेगा, तो आई थिंक देयर इज लॉट मोर ऑन द अपसाइड जो ये स्टॉक दिखा सकता है। हम जानते हैं करीब 1650-1600 के जोन से ये ड्रॉप होना शुरू हुआ था, फिर जो रिबाउंड आया है लास्ट 8 to 10 सेशंस में वो भी इक्वली फास्ट रहा है, तो हल्का सा पॉज बनता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छे अपलेग की अपमूव की तैयारी हो रही है। सो रेमंड इज समथिंग दैट आई विल हैव ऑन माय रेडार। फ्रेश एंट्री लेंगे 1285, इसको मैं अपना स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। जो मेरा पहला टारगेट है ये 1350 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 1380 के आसपास का। सो रेमंड वुड बी माय टॉप पिक अमंग द 3। ओके ठीक है, मैं दो चीज़ें और शुरुआत में आपको दिखाना चाहूँगा, उस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स अभी भी एक रेंज के अंदर ही है। फर्स्ट है एडवांस डिक्लाइन, सेकंड है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स इस समय रेंज के अंदर है, कोई बढ़ नहीं रहा खास, सिर्फ 0.5% ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बाजार कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर ये विक्स होता 4% बढ़ा तो मैं आपसे कहता है कि आप लगाइए आज का डे हाई का स्टॉप लॉस और बेच दीजिए माल। दूसरा, आप अगर एडवांस डिक्लाइन भी देख रहे हैं, कोई भी सेगमेंट F&O, NSE, BSE आपको ख़राब नहीं दिखेगा। हालांकि F&O में थोड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है क्योंकि इसमें वेटेज वाले शेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं दिख रहा। बट NSE और BSE को देखेंगे ना तो आपको रेशियो कम से कम 1:2 की हर जगह दिख जाएगी।
तो ये अच्छा साइन है कि मार्केट में क्रैक जो है सिर्फ आईटी लेड है और आईटी तक ही सीमित होकर रुक गए हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट का प्रीमियम है। आज शुरुआत में प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है। इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा अभी तो सब बैठे हुए शांति से सिर्फ वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि कोई बड़ा चंक, बड़ा ब्लॉक मार्केट के अंदर आए ताकि वो डायरेक्शनल अप्रोच दे। ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देख पा रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ खराब हुई है, वो है प्रीमियम्स। ये प्रीमियम्स करीब 200 पॉइंट का हुआ करता था, अब सिर्फ ये 50 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। इसलिए आप देख पा रहे हैं टीसीएस के नंबर ले आइए खराब, चाहे यूएस के नंबर्स आ जाएं, मंदी की चिंता आ जाए, बाज़ार को डर नहीं है क्योंकि हाथ में एफआईज हैं और एफआईज बाज़ार को जल्दी जल्दी नीचे जाने नहीं देते और जल्दी जल्दी ऊपर आने नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती डाटा में और कौन कौन से शेयर हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। एक शेयर गेल का मेरे को दिख रहा है, शुरुआती डाटा इसका थोड़ा ठीक लग रहा है। खुश, आप जरा गेल चेक करोगे? जी हाँ, देखिए मूवमेंट तो इसमें अच्छा खासा है। जो इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज्यादा एनकरेजिंग पॉइंट है। हालांकि वॉल्यूम्स शुड हैव बीन स्लाइटली हायर, आई वुड हैव प्रेफर्ड थोड़े से बेटर वॉल्यूम्स इसमें हो सकते थे, बट बिकॉज एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वॉल्यूम्स थोड़े से थिन है। नेवरदलेस मूवमेंट इसमें काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 111 के जो लेवल्स हैं जहां पे इसका एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकल जाए तब आप लीजिए, तब आपको मोमेंटम इसमें काफी फास्ट दिखेगा। वहां पे आपके लिए 116 और 120 के लेवल एज अ टारगेट एक्ट करेंगे और 107 के लेवल एज अ स्टॉप लॉस। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। मोमेंटम इसमें अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है, इसी 107 को आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रह सकते हैं। देखते हैं जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स को भी मैं चेक कर लेता हूँ। वहाँ पे जो फ्यूचर्स वाले शेयर है वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लैट ही है। स्ट्रेंथ तो क्या मैं बोलूँगा, ना ही चल रहे हैं ना ही गिर रहे हैं, ये एक रेंज में आके फंस गए। इसलिए अडानी ग्रुप के शेयर से थोड़ा सावधान रहिएगा। नॉन अडानी ग्रुप्स में आके ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी। एक मैं मंदी का शेयर भी देखता हूँ आपके सामने, ना केवल सिर्फ स्ट्रेंथ के देखने चाहिए। LIC हाउसिंग, प्रशांत जी एक बार जरा LIC हाउसिंग चेक करेंगे। शेयर खराब लग रहा है क्या आपको? डिम्पी जी इतना खराब नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली थोड़ा सा वेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे एक हायर बेस बने तो शायद एक एंट्री बन सकती है। बिग मार्केट में एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट मैं इसको वेट करूंगा कि ये यहाँ से 340 के ऊपर जाए। अभी ये 330 पे, अगर ये 340 के ऊपर जाता है तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ी पोजीशन यहाँ पे कैश में बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 325 और ये कैश में ही नहीं, फ्यूचर्स में मत कीजिए और वहां से आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 365 370 बट कंडीशनल अबाउट 340। ये राय आपको मिलती हुई इस बीच हमारे साथ किरण भी है। मयूरेश, वैसे ऑयल मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर आपसे एक डिटेल टेक हमें चाहिए, इसे आप एक बार रीड जरूर कीजिए। लेकिन इस बीच मयूरेश, इनफैक्ट किरण आपसे जानना चाहेंगे, दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल्स में अच्छा एक्शन दिख भी रहा है। दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स को इस वक्त आप देखें, अच्छी मजबूत एक शार्प स्पाइक इस वक्त बाजार खुलने के साथ साथ ऑलमोस्ट 2% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनके सेगमेंट आउटलुक की अगर बात करें अच्छा है, ऑफकोर्स रिजल्ट्स में कंसर्न्स बिल्कुल देखने को मिले थे, लेकिन क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स इस वक्त चल रहे हैं और दीपक नाइट्राइट के काउंटर में भी लगातार हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, क्या राय होगी टेक्निकली? सो दीपक नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो एक हमने अपसर्ज देखा था, 1600 का लो बना के स्टॉक ऊपर में 2300 तक गया था, वहां से वापस एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक वापस अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे डबल बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस है, डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1840 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सो 1840 के नीचे कोई भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 1830 1820 का। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया अपने वापस 200 डीए में जो 1980 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एटलीस्ट 100 रुपए का अपसाइड हम देख रहे हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 बैठ रहा है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1980 का टारगेट, 1840 का स्टॉप लॉस दीपक नाइट्राइट। मयूरेश, while we discuss oil refining companies, मैं चाहूंगी कि
डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स फायर करे। दो खबरें हैं मयूरेश। वैसे तो अगर हम देखें, ऑयल हैज एक्सटेंडेड गेन्स, ब्रेंट बैक अराउंड $87 अ बैरल, ये खबर तो है ही, और साथ ही ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में शार्प डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स की अगर बात करें, 2023 के पीक से अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 75% के डाउन टर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट अगर देखें ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर, ऑयल मार्केटिंग पर भी क्लियरली जब $1 प्रति बैरल भी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में गिरावट नजर आती है, रेवेन्यू पोटेंशियल्स, अर्निंग पोटेंशियल्स हर तरफ दिखता है। लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग में, क्या टेक होगा आपका? आई थिंक सिंगापुर जीआरएम्स बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, और जो वेरियस प्रोडक्ट क्रैक्स मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि शायद सिमिलर लेवल्स पे रहे फॉर द बेटर पार्ट इन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट, अनलेस देयर इज सम मेजर डिसरप्शन व्हिच हैपेंस ग्लोबली। उसको मद्देनजर रखते हुए जो अर्निंग्स हिट आती है रिफाइनिंग पे, वो थोड़ी प्रोफाउंड रहती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेस और गेन्स होते हैं, इसमें भी एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। सो दैट्स पॉइंट वन। सेकंड, आप देखिए जो ऑयल प्राइसेस हैं इटसेल्फ, जो गवर्नमेंट के नए नियम आए हैं बोथ फॉर गैस प्राइसिंग एज वेल एज अ बेस केस सिनेरियो फॉर ग्रुप प्राइसिंग एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हिट जरूर आ सकती है कंपनीज पे बिकॉज ऑफ द कैप्स दैट हैव प्रोबेबली बीन पुट फॉर स्पेसिफिकली गैस प्राइसिंग को लेके, और इसके मद्देनजर रखते हुए अर्निंग्स पे थोड़ा प्रभाव जरूर आ सकता है फ्रॉम अ इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि लॉन्गर टर्म आई थिंक एक स्टेबिलिटी जरूर दिखती है विद बेस ऑयल प्राइसेस कमिंग थ्रू। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एसओटीपी वैल्यूएशन, स्पेसिफिकली आई थिंक सरकारी कंपनियों के लिए उनकी जो पाइपलाइन बिजनेस है, यहाँ पे थोड़े हमने टैरिफ डिविजन्स देखे हैं। पेटकेम डिवीजन शुड नॉर्मली डू रीजनेबली बेटर, क्योंकि जैसे प्राइसिंग हमें दिख रही है, आई थिंक जो एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है पेटकेम प्रोडक्ट्स को लेके, उसमें स्टेबिलिटी दिखती है, और जो क्रॉस इन्वेस्टमेंट से सारे कंपनीज के हैं उसमें एक एसओटीपी वैल्यूएशन जरूर आता है अलॉन्ग विद हाई डिविडेंड यील्ड्स दैट दीज कंपनीज रन। तो आई थिंक इफ्स एंड बट्स है फंडामेंटली भी अर्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ में उम्मीद नहीं करता फॉर दीज कंपनीज इन द इमीडिएट नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक प्राइस मूवमेंट भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड ही रह सकती है। क्या ट्रेडिंग मूव्स ये स्टॉक्स में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ये स्टॉक्स को देखा जा सकता है। फंडामेंटली मुझे लगता है थोड़ी आई थिंक अर्निंग्स में एक स्टैग्नेशन आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ट्रेडिंग मूव्स के लिए तो इन स्टॉक्स को देखेंगे। इनफैक्ट रिलायंस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं है, 1% की उल्टा तेजी की तरफ बढ़ता हुआ रिलायंस दिख रहा है। हालांकि जब $1 पर बैरल का अगर जीआरएम कम होता है तो रिलायंस के लिए उनके मार्जिन्स पर 3 से 4% का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आज इस खबर को तो कंप्लीटली बाजार इग्नोर करें, और ये वैसे भी फॉरवर्ड लुकिंग डेटा होगा रिलायंस की, और बहुत सारी टेक्निकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से रिलायंस में मूव बनी हुई है। लेकिन एक स्पेस और जिसे डिस्कस करते हैं वो है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। फैक्ट कल भी 20% की मूव थी, आज भी अगर फैक्ट के काउंटर को हम लाएं तो उसमें 8-9% की मूव है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनफैक्ट सारे ही आप केमिकल स्टॉक्स देखें, दीपक नाइट्राइट देखें, एसआरएफ देखें, इन सब में अच्छी मूव है। देखिए 11% की मूव फैक्ट में इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। प्रशांत, इस स्पेस में क्या आप भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जहाँ एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है? कल हमने एक खबर भी दिखाई थी कि इसमें न्यू प्राइजेस एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए अगले महीने तक आ सकते हैं, और थोड़ा सा सब्सिडी बर्डन भी गवर्नमेंट का कम हुआ है। सारी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज इनके लिए पॉजिटिवली काम करती है। बताएं प्रशांत। प्रियंका, न्यूज हमेशा मैं कहता हूँ कि इट फॉलोज द टेक्निकल्स। तो अगर आप परसों के चार्ट देखें, आपको चार्ट में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वॉल्यूम अगर आप ध्यान दें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे बड़ी एक्शन दिख रही थी, और बिल्कुल उसी वजह से मैंने इसमें एक ट्वीट भी किया था। करीबन ये तभी 232-235 रेंज में था, और उस वॉल्यूम के बाद कल एक प्राइस में एक्सप्लोजन हुआ और आज हो रहा है। मुझे लग रहा है अब एक ऐसा टाइम आया जब आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, और अभी आपको अगर आप एंट्री करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। इनफैक्ट अभी जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेल करे, एटलीस्ट 40-50% बुक करे। अगर आपको 2 दिनों में 45% मूव मिली है तो एक बहुत अच्छी मूव है। 35-40% मेरे हिसाब से प्राइस को रिस्पेक्ट करके आपको ट्रेल करके बुक करना होगा। अभी एंटर करे आपको लग सकता है कि आज भी सर्किट आएगा, 8% आपको है, पर उसके लिए आपको 12% की रिस्क है, तो मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, वो तो आप ट्रेल करिए।
इसमें अभी एंट्री पॉइंट नहीं बनते, लेकिन जो बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं। और फैक्ट के मैनेजमेंट आज हमारे साथ होंगे। इसमें ऑल टाइम हाई सेल्स टर्नओवर भी रहा है FY23 के लिए 10-20 पर। आगे हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे और आगे का फर्दर आउटलुक भी समझेंगे। बड़े ट्रिगर्स बाजार और फर्टिलाइजर स्पेस, अब जब नॉर्मल मॉनसून की बात हो रही है तो क्या आउटलुक देख रहा है कंपनी से, क्या बिजनेस आउटलुक देख रही है। लेकिन इस बीच वापस बाजार पर लौटते हैं। TCS पोस्ट द नंबर्स लगभग 1.5% की गिरावट के साथ, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही गेंस इरोड हुए हैं। निफ्टी तो खैर इस वक्त लाल निशान में है, और बड़ी जो ड्रैग दे रहा है वो IT सेक्टर ही दे रहा है। उसके अलावा कुछ ऑटो कंपनीज भी सुबह के कंपैरेटिवली वीक हुई हैं, और अब शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी रिएक्ट कर रही हैं। BPCL इस वक्त देखें तो 0.5% है। क्या कोई शॉर्ट की स्ट्रैटेजी कुछ लेंगे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? दोनों ही इन पर डबल मार है। रिफाइनिंग मार्जिन भी हिट है और साथ ही मार्केटिंग मार्जिन भी हिट है। क्रूड भी बढ़ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल देखिए, ये ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो गए या आपके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हो गए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप बिल्कुल ट्रेडिंग ट्रेंड देख के कर सकते हैं। अब जब न्यूज आई तो अच्छा खासा स्पर्ट आया, बट देयर इज अ टाइम जहां पे आपको इनमें प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। अब जब ये फॉल आ रहा है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू एक्चुअली गो शॉर्ट ऑन दीज इफ फॉर नथिंग एल्स, जस्ट फॉर टेक्निकल रीजंस आप इनमें शॉर्ट जा सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं, इसके 200 डे मूविंग एवरेज के पिछले कुछ सेशन से नहीं क्रॉस कर पाया है। BPCL की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो पे ऑफ है शॉर्ट पोजीशन के लिए वो भी काफी अच्छा है। 340 के आसपास आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 325 ये एक लेवल है जो एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा, एंड देन 315। सो दीज आर टिपिकली दोज काउंटर्स जिसको आप बिल्कुल टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं, या अगर आपको न्यूज मिले तो आप एंट्री करें। अगर न्यूज अगेंस्ट है उनके तो बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं, बट दीज आर नॉट लॉन्ग पोजिशनल बेट्स। दीज आर एज आई सेड शॉर्ट टर्म न्यूज ड्रिवन बेट्स। अभी फिलहाल टेक्निकली भी और न्यूज के हिसाब से जिस तरीके का हम सेटअप देख रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गो शॉर्ट। इनफैक्ट जहां ओवरऑल मार्केट इतना शार्पली इतना फास्ट चल चुका है, इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ हेज, एंड दीज काउंटर्स आर मोस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी गुड हेज। देखेंगे तो आपको बिल्कुल चर्निंग दिख रही है, मोर्चा संभाल रखा है। अगर IT बाजार को वीक करने के लिए ठान के बैठा है कि इन्फोसिस और TCS बाजार को वीक करेंगे, तो रिलायंस ने ठान के बैठा है कि आप वीक कीजिए, मैं आपके बराबर में पॉइंट्स दे दूंगा निफ्टी को। मैं सिर्फ एक एग्जांपल भर रख रहा हूँ। रिलायंस इस समय करीब 14 पॉइंट्स निफ्टी को प्लस कर रहा है। इन्फोसिस करीब 19 पॉइंट निफ्टी से ले रहा है। यानी कि कुल मिला के रिलायंस वर्सेस इन्फोसिस आप आमने सामने खड़ा कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है। इसलिए बार बार एक 2-2 मिनट के अंदर आपको निफ्टी ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऐसा सहमा सा डरा सा बैठा है कि इसके पास समझ में नहीं आ रहा कि मैं बुल्स वालों के पक्ष में रहूं कि बियर्स वालों के पक्ष में रहूं। कशमकश जोर से चल रही है, बाजार इसी कशमकश को हो सकता है अगले 1 घंटा और चलाए। लेकिन चुपके एक चीज़ जो अच्छी हो रही है वो बैंक निफ्टी कर रहा है। आप लड़ते रहिए IT और IT की प्रिवेलिंग के साथ, रिलायंस के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे अपने आप को ठीक किया और बैंक निफ्टी अब वापस 150 अंक ऊपर आ चुका है। ये 41,700 के भी ऊपर है। 41,500 का बेस था, वहाँ से 200 पॉइंट का बड़ा गैप है। तो ये हो क्या रहा है कि अपने रेजिस्टेंसेस को पक्के कर रहा है। अभी टिकर टीम में एक फ्लैश चलाएगी नीचे, वो इसमें कोविड के केसेस आए हैं। 10,000 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं कोविड में पिछले 24 घंटे के। ये जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं ना, मार्केट इसको अभी तो इग्नोर कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये पॉइंट टू बी नोटिस होगा कि कोविड के केसेस किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। हमने 10-15 दिन में 3,000 से 10,000 पे आ गए, पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन अभी तक मार्केट इसको इग्नोर की केसेस में चल रहा है। लेकिन इस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये 10,000 से ज़्यादा के मामले अभी एक फ्लैश आया है तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। 8,500-7,000 नहीं है, 10,000 मामले हैं जो अभी आए हैं और इसमें पॉजिटिविटी रेट ऊपर आई है। हाँ, तो 30% का जंप हुआ है और रिसेंटली 10-15 दिनों के अंदर ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स पकड़ते हैं। सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूँ कि आप मल्टीपल व्यू पॉइंट लेके चलते चलिए बाजार का। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मार्ट के नाम से कंपनी है, किरण आप देखेंगे, सॉरी इंडिया मार्ट छोड़ दीजिए, नैम इंडिया के नाम से, नैम इंडिया, निपोन लिखेंगे ना आप अपने टर्मिनल पे तो नैम इंडिया का कोड आ जाएगा। नैम इंडिया 200 रुपये का शेयर है, 200 सवा 200 का।
ये निपोन लाइफ वाला 232 का। सर इसको जरा चेक करना, ब्रेकआउट हो गया इसका। सो निपोन इंडिया की अगर हम बात करें तो एसेट मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टॉक था जो लिस्टेड हुआ था। जिस तरह से अभी उसकी डेली चार्ट देख रहे हैं, हमने रिसेंटली एक रैली देखी थी सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। निपोन इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें तो 400 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% काइंड ऑफ करेक्शन हमने देख लिया है। अब कहीं ना कहीं 200 रुपए के आसपास इसने मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई और वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक पीवट हाई था इसका 230 का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 20-50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग बनता है, इसमें एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो लास्ट 3 दिन की जो वॉल्यूम्स है वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे विद हाई डिलीवरी मार्किंग। सो मल्टीपल रीजन है एंड वी आर क्वाइट बुलिश। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, कोई भी डिप आता है 230 तक का तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 210 का मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप यहाँ से 260-270 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर। सो निपोन लाइफ डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए 210 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो शुरुआत में अगर आप देखें तो आज बजाज के दोनों ट्विंस बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में भी कुछ खरीदारी आ रही है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज में तेज़ रिएक्शन दे देंगी दोनों कंपनियां, लेकिन फिर भी इनमें बाइंग अच्छी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो शीट है इसके अंदर डाटा चल रहा होता है लाइव है, उसके अंदर पोजीशनिंग थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। इसके अंदर एक और शेयर भी है मानसून के बाद मेरे को लग ही रहा था कि शेयर चल जाएगा बहुत तेज़ी से, वो था एस्कॉर्ट्स का। क्योंकि आपको ध्यान है जब स्काईमेट ने बोला एस्कॉर्ट्स टूटा, जब आईएमडी ने बोला नॉर्मल आएगा एस्कॉर्ट्स चलना शुरू हो गया। आज आप देखिए 2.5% ऊपर है। आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ 2 दिन का दिखाइए, 2 या 3 दिन का, ये आईएमडी के बाद कितना चला। मयूरेश सर एक बार, अच्छा मयूरेश तो अभी नहीं होंगे हमारे साथ, प्रशांत जी एक बार जरा आप चेक करके बताएंगे एस्कॉर्ट्स और कितना चल सकता है। डिम्पी जी अगर हम एस्कॉर्ट्स का आज का हाई देखें तो करीबन 1990 बना हुआ है, तो ये इसके लिए मेजर लेवल है यानी 2000। तो मेरे हिसाब से अभी अगर ये 2000 क्रॉस कर दे तो इसमें मोमेंटम आएगा और हमें करीबन 2050-60 तक के लेवल दिखेंगे। तो अब जिनके पास पोजीशन हो वो 1950-55 के बीच में स्टॉप लॉस करके ट्रेल करें। फ्रेश बाइंग जिनको करनी है वो 2005 स्पॉट के ऊपर बाय कर सकते हैं और तो वहां से आपको 2050 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। को लेकर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी। इस वक्त सेंसेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक की रिकवरी। बैंक निफ्टी के चार्ट्स आपके टीवी स्क्रीन पर और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं हरे निशान में कामकाज। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की रिकवरी दिन के निचले स्तरों से इस वक्त देखने को मिली और ध्यान रखिए ये तभी हो रहा है जब बाजार खुले हुए सिर्फ 20-25 मिनट हुए हैं। ऑफकोर्स साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला था लेकिन उसके ठीक बाद रिकवरी मोड, और इस रिकवरी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है रिलायंस के ठीक पीछे लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से आईटीसी का स्टॉक देखिए अच्छी मजबूती। कंजम्पशन थीम्स वापस लौटती हुई। कल एफएमसीजी एनालिस्ट से एफएमसीजी सेक्टर पर विस्तार से हमने बातचीत भी की थी। एचयूएल के काउंटर को देखिए अच्छी मजबूती के बीच कामकाज और साथ ही एसबीआई और अपोलो हॉस्पिटल जैसे चार्ट्स भी हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे हल्की सी सही लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट भी आ रही है। आईटी सेक्टर तो लगाड़ है, यहाँ पर कहीं भी एक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ से बैंकिंग प्लेस की तरफ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज टॉप परफॉर्मर है। फार्मा और डिफेंसिव्स की अगर बात करेंगे वहां पर एल्केम लेबोरेटरीज के चार्ट्स को लेकर आए, करीब 1.5% तक की तेजी वहां पर देखने को मिलेगी। वहीं निफ्टी फाइनेंस प्लेस में काफी सारे काउंटर्स हैं लेकिन एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की तेजी दोनों ही काउंटर्स पर इस वक्त नजर आ रही है। स्कॉट्स क्यूबोटा ऑटो पैक में इस वक्त अभी जो थोड़ी देर पहले डिम्पी डिस्कस भी कर रहे थे अच्छा एक्शन दिखा रहा है और साथ ही मेटल में हिंदुस्तान जिंक दिन की शुरुआत से अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में रौनक लौटती हुई। स्टॉक्स तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि इंडेक्स को एक बार के लिए साइड में रखें क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आज टॉप परफॉर्मर है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव नहीं, मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखने की खबर। संजय अग्रवाल की एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्ति हुई। इस खबर के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन है। खबर के साथ साथ सारी डिटेल्स और जोरदार तेजी के पीछे के ट्रिगर्स एक बार वामाक्षी से जानते हैं। वामाक्षी आप बताइए।
जी बिल्कुल, अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस में काफ़ी अच्छा एक्शन नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो गेन हमें नज़र आया है वो इंसेप्शन से अब तक का, इनफैक्ट जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए। और ये आया है क्योंकि संजय अग्रवाल जो बैंक के करंट एमडी और सीईओ है उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, आरबीआई अप्रूवल मिल चुका है 3 साल के लिए। और अप्रूवल ये इन लाइन है, बैंक चाह रही थी कि 3 ईयर का एक्सटेंशन मिले और ये एक्चुअली हुआ है। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी मंजूरी दी गई थी एक्सटेंशन को अप्रैल 18 2026 तक। अब आइए देखते हैं इसका बैंक पर क्या इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 ईयर का एक्सटेंशन काफ़ी पॉजिटिव है ये बैंक के लिए, का बिगेस्ट पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीक को इसके अराउंड काफ़ी कंसर्न्स थे। इनफैक्ट जो की मैन रिस्क है एयू स्मॉल फाइनेंस में वो काफ़ी हाई था और ये जो एक्सटेंशन मिला है उससे रिस्पाइट मिला है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि स्टॉक का जो डी रेटिंग चल रहा था वो अब बंद हो जाएगा और इनफैक्ट काफ़ी मजबूत री रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ साल में। मगर इसके अलावा भी एक फैक्टर जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उनके लीडरशिप के अंदर। तो संजय अग्रवाल जी अपॉइंट हुए थे अप्रैल 2020 में और तब से अब तक हमने देखा है कि उनके जो NIMs है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो सुधरे हैं, 4.8% से 6.2% पर आ चुके हैं। कासा रेशियो भी 14% से 38% तक बढ़ा है और इनफैक्ट लोन और डिपॉजिट्स दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। 55,600 करोड़ का लोन बुक है इनका और डिपॉजिट्स 58,300 करोड़ पर है। GNPA और NNPA हालांकि बिनाइन रहे हैं 1.8% और 0.5% पर रिस्पेक्टिवली। ROA थोड़ा सा सुधरा है, 1.9% से 2% पर आया है, मगर ROE जो रिटर्न ऑन एसेट्स हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम कहते हैं, वहाँ पर हमने देखा है 17.9% से 15% की गिरावट आई है। तो ये था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके जो टॉप MD CEO है उनका सब टर्म खत्म होने जा रहा है और इसी के चलते हम देखेंगे कि ये भी फोकस में रहेंगे। सिटी यूनियन बैंक का टर्म खत्म हो रहा है अप्रैल 2023 में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, करूर वायस्या बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे अन्य बैंक्स भी है जिनका टर्म खत्म होने वाला है 2023 में। तो ओवरऑल अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज फोकस में है। उनके जो MD और CEO है संजय अग्रवाल, उनको RBI की तरफ से 3 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। बताने के लिए MD CEO को फिर से 3 साल का एक्सटेंशन मिला। इस एक्सटेंशन के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जबरदस्त तेजी। इस स्टॉक को बाजार खुलने से पहले हमने डिस्कस भी किया था और प्री ओपन में तभी जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक में पॉजिटिव मूव भी बना था। कुछ एक बार PSU बैंक और प्राइवेट बैंक स्पेस को देख ही लेते हैं क्योंकि PSU बैंक कल भी चल रहे थे, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक, IOB, इंडियन बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो टॉप परफॉर्मिंग है ही। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वहीं SBI के काउंटर और एक्सिस बैंक के काउंटर यहाँ पर भी हरे निशान के साथ। तो फिर हैवी वेट्स हो या फिर छोटी मजौली बैंक्स हो, हम देख रहे हैं एक मूवमेंट यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। मानसी, बिल्कुल देखिए बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली वाज द फर्स्ट वन दैट गेव अ ब्रेकआउट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू स्टे विद द बैंक्स। अब जिस तरीके का हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और देखिए कल का जो FOMC का मिनट्स अनाउंस हुआ है उसमें उन्होंने अभी भी कहा है कि दैट द ग्लोबल स्ट्रेस इज नॉट आउट ऑफ द वे ऑन द बैंकिंग सिस्टम। तो इसके चलते मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में बने रहिए, लेकिन स्टिक विद द टॉप नेम्स, बिकॉज जो मिड कैप बैंक्स हैं, जो छोटे नाम हैं, उनमें आप देखेंगे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हमें टॉप पिक्स लेने हो तो HDFC एंड ICICI फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड SBI फ्रॉम द PSU स्पेस, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो मेरे रेडार पे होंगे। अब आज देखिए इन बैंक्स में पॉजिटिविटी है। SBI की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिविटी है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है विच इज 535 के जो जोन्स हैं ठीक उसके पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मोमेंटम आप देखेंगे जब 535 को क्रॉस कर जाएगा फिर आप एक क्लियर मूव देख सकते हैं अप अंटिल 550 लेवल्स, जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। सो गिवन द वॉलेटिलिटी एंड गिवन द काइंड ऑफ रन दैट वी ऑलरेडी सीन, इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप प्राइवेट जो ये बड़े बैंक्स हैं द टॉप 4 दैट आई हैव नेम्ड, इनके साथ बने रहें। SBI में अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेते हैं तो 520 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ठीक है, ऑलराइट। तो SBI पर आपका ये एक व्यू है, लेकिन HDFC बैंक के नंबर्स आने हैं और कल बाजार बंद है, इस वीकेंड पे नंबर्स आने हैं। हालांकि आप ऑपरेशनल अपडेट, उनके जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसमें तो उन्होंने एक दमदार पिक्चर दिखाई थी और उसके बाद स्टॉक चला भी था। क्या मूव हो चुकी है, फैक्टर इन कर चुका है बाजार अच्छे नंबर्स, या ट्रेड अभी बनता है? प्रशांत, HDFC बैंक को कैसे ट्रेड करें?
प्रियंका, जहाँ तक HDFC बैंक स्पॉट प्राइस की बात करें, हम 1700 के करीब, क्योंकि इमोशनली बहुत बड़ा नंबर है, वहां पे पहुंच है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाय तो बनता नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप करीबन 1675 और 1680 के बीच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहो। 1700 पे आने पे मेरे हिसाब से बुक कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड पे इवेंट है, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। तो इवेंट पे आपके पास अगर डिसेंट प्रॉफिट है तो डोंट रिस्क इट, टेक इट होम और मंडे को आप फ्रेश राय ले सकते हैं। ठीक है, चलिए HDFC बैंक पर नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पर राय ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मूव दिख रही है आपको? और इनफैक्ट जितने भी दूसरे स्मॉल मिड कैप स्पेस बैंक्स हैं वहां पर भी मूव है। किरण, अगर बैंक निफ्टी पर कोई कॉल लेनी हो तो आप क्या लेंगे? निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। जैसे मॉर्निंग में भी हमने बताया था कि 41,500 जब तक होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 41,800 तक हम जा सकते हैं। सो ऑलमोस्ट स्पॉट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 41,760 750 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि 41,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया तो चांसेस है कि हम थोड़ा फॉल बैक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए। अगर 41,600 500 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 41,400 का करना है, और जो टारगेट रहेगा वो 41,800 एंड 42,000 वहां तक आ सकता है। तो आज एक्सपायरी भी है, तो मेरे हिसाब से ये 300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेट होगा। आइदर साइड जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो या तो आप डिप की वेट कीजिए, अगर आपको बाई कर रहे हैं तो 41,600 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो फिर आप 41,800 क्रॉस हो जाए उसके बाद बाई कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। ऑल राइट, बैंक निफ्टी पे तो आपको 200 पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है। निफ्टी भी वीक नहीं होता अगर आईटी वीक नहीं होता। यहाँ पर आईटी एक बड़ा ड्रैगर है, और इस फैक्ट थोड़े से फार्मा काउंटर्स चले कल, डिविस लैब जैसे LNT जैसे काउंटर्स कैपिटल गुड स्पेस पे, वहाँ थोड़े प्रॉफिट बुक जरूर दिख रहे हैं, इसलिए आपको निफ्टी लाल निशान में दिख रहा है। तो देख रहे हैं आधे घंटे से, तो आपको एक चीज़ फील हो रही होगी कि बाजार के अंदर बैंक निफ्टी को अगर आप छोड़ दें तो वैसे निफ्टी के अंदर कश्मकश पूरी तरह से चल रही है। मैंने रेयर देखा है काफ़ी दिनों बाद ऐसा कि मार्केट को आधा पौना घंटे बाद भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। नहीं तो अमूमन आधे घंटे में डायरेक्शन मार्केट पकड़ लेता है, लेकिन एक टफ फाइट चल रही है। जो मेहनत की हुई है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आगे की राह भी उतनी आसान नहीं है। ना केवल छुट्टी की बात है, बल्कि 2 अहम ट्रिगर अभी और हैं। इन्फोसिस के नंबर अभी आने बाकी हैं और HDFC बैंक के नंबर भी आने बाकी हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। विक्स स्लाइटली सा बड़ा है, करीब 1.5%, लेकिन ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। छोटा सा डिप जिसके बारे में अभी किरण भी रिकमेंडेशन कर रहे थे कि थोड़ा डिप आए तब प्लस करना, शायद थोड़ी वेट कर लेनी चाहिए डिप की। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए डिप के, लेकिन मेरे को चांसेस थोड़े कम लगते हैं। बट एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स चेक कर लेते हैं जहाँ पे पोजीशंस शुरुआत में ठीक लग रही हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ये एक और शेयर है जहाँ पे थोड़ा बहुत मूव अच्छा है। नेस्ले के अंदर भी अच्छी बाइंग आ रही है। अपोलो हॉस्पिटल एक नया शेयर आया लिस्ट में मेरी, जहाँ पर अच्छी बाइंग है। एक काम करते हैं, जरा अपोलो हॉस्पिटल चेक करवाते हैं, अच्छा मूवमेंट देता है ये अपोलो हॉस्पिटल। एक बार देखेंगे किरण, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? वॉल्यूम प्राइस दोनों का कॉम्बो है आज। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काउंटर एक कंसोलिडेशन जोन से निकला हुआ है। अगर आप आज का मूव देखोगे तो स्टॉक अपनी 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वापस से स्टॉक का मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली जिस तरह से फार्मा के स्टॉक चल रहे हैं तो हेल्थ केयर के स्टॉक में भी एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस हमें 45-50 के आसपास दिख रहा है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक बाय करके जाना चाहिए। 4370 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 45-50 तक ये स्टॉक जा सकता है ऊपर, तो लॉन्ग की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में रिकमेंडेशंस बाकायदा बुलिश हो रही हैं और बाय के हमने ठप्पे लगाए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंड्स एक्शन क्या कह रहा है। एक जब क्वार्टर ख़त्म होता है, खासकर वो जब फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर खत्म हो रहा है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्च में म्यूचुअल फंड्स किन शेयरों में खरीदारी करें और किन में बिकवाली की, ये पूरी समीक्षा करके यानी कि पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित बताएं, कौन से फंड ने क्या खरीदा, क्या बेचा?
मार्च के महीने में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स ने करीब 20,700 करोड़ डिप्लॉय किए थे, जो कि हाईएस्ट थे एटलीस्ट पिछले 10 महीने में। अब उन्होंने इंडस्ट्रियल्स, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एक्सपोजर ऐड किया है, जबकि आईटी, ऑटो एंसिलरीज और स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्टर में अपना एक्सपोजर जो है उसको कम किया है। कैश लेवल भी कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का करीब 4.8% रहा है ऑफ टोटल AUM, 5% नंबर था पिछले महीने में। अब लार्ज कैप में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने टाटा स्टील को लगातार दूसरे महीने के लिए खरीदा है। वीकनेस जो हमें संवर्धना मदरसन के शेयर प्राइस में दिखी थी, इस को म्यूचुअल फंड्स ने एक अपॉर्चुनिटी लिया है इस कंपनी में और शेयर्स खरीदने का। और सेलिंग साइड में अगर हम देखें तो गेल, ITC, वेदांता जैसे नाम्स में थोड़े बहुत गेंस देखने को मिले थे हमें मार्च के महीने में, और इसको म्यूचुअल फंड्स ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया है और अपने शेयर्स इस कंपनीज में बेचे हैं। मिड कैप स्पेस में अगर हम देखें तो बायोकॉन, BHEL और PNB जैसे कंपनीज को लगातार दूसरे महीने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है, और IRFC जैसे स्टॉक को लगातार दूसरे महीने के लिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है म्यूचुअल फंड्स के साइड में। और स्मॉल कैप स्पेस में अगर हम देखें तो महिंद्रा CI में हमें फॉल देखने को मिला था, क्योंकि एक बड़ा बल्क डील हुआ था और उसी में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक खरीदा है इस कंपनी में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी मर्जर कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो मार्च महीने में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है स्टॉक पे। और जागरण और जिंदल स्टेनलेस जैसे स्टॉक्स में करीब 5% के गेंस थे मार्च महीने में, जिसको म्यूचुअल फंड्स ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया है और अपने शेयर्स कम किए हैं इस दोनों ही काउंटर में। अब पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो लगातार म्यूचुअल फंड्स RIL, TCS, HDFC, एयरटेल जैसे स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं, और ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनीज में अपने स्टेक कम कर रहे हैं लार्ज कैप में। मिड कैप में मुथूट फाइनेंस, यूनाइटेड ब्रूवरीज, डालमिया भारत जैसे स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं, जबकि L&T टेक, JSW एनर्जी और आदित्य बिरला कैपिटल में से अपना स्टेक कम कर रहे हैं। और आखिर में स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो BSF इंडिया, तेजस नेटवर्क, पॉलीमेड, एलेम्बिक फार्मा जैसे कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक बढ़ाया है लगातार पिछले 3 महीने में। और कैम्स, रूट मोबाइल, करूर वैश्य बैंक और आर्चिन केमिकल जैसे स्टॉक्स में अपने स्टेक को कम किए हैं लास्ट 3 मंथ में स्मॉल कैप स्पेस में अगर हम देखें तो। अमित, शुक्रिया ये सारा डेटा हमें बताने के लिए। तो मार्च 2023 में म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग का डेटा सौमित हमें बता रहे थे। 20,700 करोड़ की इंडियन सेकेंडरी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स ने फंड्स डिप्लॉय किए हैं, जो कि पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप प्लेस के जहां स्टॉक्स बता रहे थे, एक क्लियर ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे के सारे स्पेसेस सेगमेंट्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को क्लियर कट इंटरेस्ट जो है वो नजर आ रहा है, चाहे फिर वो संवर्धना मदरसन हो, टाटा स्टील जैसे, इनफैक्ट महिंद्रा CI जैसे स्टॉक हो, ऑटो और स्टील पैक है जो कि म्यूचुअल फंड्स के क्लियर पॉजिटिव रेडार पर। इसमें बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी शामिल हैं। RBL बैंक के स्टॉक में भी स्मॉल कैप कैटेगरी में बाइंग होती हुई दिखी है। BHEL पर कुछ एक बार क्विकली आपकी राय हम जानना चाहेंगे। स्टॉक में एक मूवमेंट है, BHEL और टीटागढ़ वेगन दोनों साथ साथ चले भी थे, क्योंकि इनके कंसोर्शियम को वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। BHEL के स्टॉक में आज भी हरे निशान के साथ ट्रेड है और म्यूचुअल फंड की भी बाइंग लिस्ट में ये स्टॉक शामिल है। मानसी, मैं कहूंगा कि देखिए वो न्यूज एक्चुअली प्ले आउट मुझे लग रहा है हो चुकी है, और देखिए स्टॉक रेसिस्ट भी कर रहा है। 75 के जो लेवल्स है 74, 75 इनके आसपास स्टॉक में हमने रेजिस्टेंस देखा है। अब थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें, फिर से अगर ये 75 को क्रॉस करता है तो फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें, वरना होल्ड की सलाह रहेगी। 71 जो है ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, न्यूज प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें BHEL के स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर नजर आ रही है। ऊपर इस तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 10 के